हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। यार आज जो मैं एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा ही फाइटिंग से भरपूर है, टूर्नामेंट से भरपूर है और ट्रेनिंग वगैरह से भरपूर है। दरअसल ये एनिमे सुमो रेसलिंग पे बेस है, क्योंकि इससे बाकी फाइटिंग एनिमे से थोड़ा सा यूनिक बनाता है। इस सीरीज में चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन फाइटिंग हर एपिसोड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई आम सुमो रेसलिंग का मैच देखने को नहीं मिलेगा कि हर एक मैच के पीछे बरकते हुए शोले, इंटेंसिटी। यहाँ पे दो पहलवान एक दूसरे की चड्डियों को नोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत दिख रही होती है। तो यार चलो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुमो रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसी रेसलिंग, एक ऐसी जंग जिसमें तुम रिंग में सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेते हो। ये सुमो जापान के एंशियंट टाइम से चलती चली आ रही है, जहाँ पे लोग मवाशी बेल्ट पहन के एक दूसरे को पटकते चले जाते हैं। एक ऐसा कमबैक स्पोर्ट जहाँ पे वेट क्लास नाम की कोई चीज भी नहीं है, जर्रा भी फर्क न पड़ता। यहाँ पे लोगों को जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले अपोनेंट का कितना वेट है और उसका वेट उससे कितना कम है। यहाँ पे बस एक ही चीज मैटर करती है और वो है जीत। तो ज्यादा वजन वालों को यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलता है। तो हाँ यार, उनके बीच में जिसमें हिम्मत है योकोजुना रैंक को पाने की, तो उन्हें जापान के नेशनल ट्रेजर से सोर्ड का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। अभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेन का सफर तय कर रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे में घुस के खड़े हुए होते हैं। जगह बहुत तंग होती है, जिस से फायदा उठाते हुए एक थड़की बंदा एक लड़की को छेड़ रहा होता है। जो ही हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उस पे जाती ही है, हमारा मेन कैरेक्टर फौरन से उसके हाथ को पकड़ के दबोच लेता और उससे ये बता देता है कि अब तेरी मेरी होने को जा रही है अगले ट्रेन स्टेशन पे। तो यार अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ पे अब हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे अपने घुटनों पे बिठाया होता है और उससे कहता है, तो बताओ मुझे अपनी उम्र के लिहाज से तुम एक बच्ची के साथ क्या कर रहे थे। सारे हाथापाई की वजह से काफी लोग यहाँ पे जमा हुए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उससे थरकी कहे जा रहा होता है पर अगर मेरी मानो तो यहाँ पे अगर कोई थरकी लग रहा भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि सुमो बेल्ट पहन के खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस जैसे जैसे लोगों के बीच में से किसक के आगे आती है, यार वो उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर को ही अरेस्ट कर लेती है कि ना पैंट पहनने के जुर्म में। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सफाई मजीद पेश करता है। वो कहना, मैं सुमो स्कूल जा रहा हूँ, मैं उन पे एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालना चाह रहा था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे ना कैसे करके हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे लफड़ों से निकल ही गया होता। हमारा मेन कैरेक्टर अब दोबारा से सुमो स्कूल की तरफ बढ़ा होता है, पर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि वो वहां पे उनकी मॉर्निंग प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाह रहा था, पर अब तो आफ्टरनून होने को जा रही है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि उसे उस स्कूल जाने का रास्ता तक ना मिल रहा होता। ऊपर से वो एक कागज के ड्रॉन मैप को फॉलो कर रहा होता है, जो कि उसके सर के ऊपर से गुजर होता है। तरफ तो वो रास्ता ढूंढने में अटका होता है कि इसी बीच में किसी स्कूल की बेल रिंगिंग की आवाज आती है। बेल की आवाज का पीछा करते करते एक स्कूल में जा पहुंचता। हमारा मेन कैरेक्टर फ्रंट गेट पे नाम देखने को जा रहा था कि आखिर ये वही स्कूल है या नहीं। इससे पहले वैसा कर भी पता, उससे किसी एक अनजान चीज की आवाज आती, जैसे कि कोई अनजान शख्स अपना पैर जमीन पे जोर से मार रहा हो। सुन के हमारा मेन कैरेक्टर फ्रंट गेट पे जाने के बजाय आवाज का पीछा करते करते एक अनजान सुमो वाले शख्स से मिलता। सुमो वाले अनजान शख्स से मिलते ही कहने लगता है, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। यही बात तो पावर हाउस इशिगामी हाई स्कूल की बात है, जो कि मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो यार तुम लोगों ने यहाँ तक स्कूल के बाहर भी सुमो रिंग बना के रखी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर इस रिंग को कुछ ज्यादा ही परफेक्ट पाता। हालांकि वो जान सुमो वाला शख्स उससे पूछने लगता है, माफ करना पर तुम कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, ओ हाँ माफ करना। कहते हुए वो जैसे जैसे रिंग में कदम रखते हुए कहने लगता है, मैं जब किसी को मवाशी बेल्ट पहने हुए देखता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, और मैं थर्ड ईयर मिडिल स्कूलर हूँ। यार अगर मैं स्कूल को देखने भी आया हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सुमो क्लब की वजह से। मेरा नाम है उशो हिनोमारू। योकोजुना सुमो के सबसे हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो रेसलर बनना होगा। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है। उसके सामने वाला अनजान सुमो कहने लगता है, मेरा नाम ओजुकी है फ्रॉम द सुमो क्लब। उशो हिनोमारू आगे कहने लगता है, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। अगर तुम लंच के दौरान भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। ये कहते कहते उशो हिनोमारू जैसे जैसे अपनी शर्ट उतारता है, उसकी मसल और उसका जिस्म काफी ज्यादा रफ और काफी ज्यादा मजबूत और देखने लायक होता।
कि कभी मुंह बस अब खुला का खुला देखता रहता कि हाँ यार काफी पहलवानी जिस्म है, ने जरूर अपने जिस्म को काफी ज्यादा ट्रेन कर रखा है और ऊपर से इसके जिस्म पे आखिर इतने ज्यादा जख्म के निशान कहाँ से पड़े यार। अब देखते ही देखते दोनों के दोनों अपना सुमो स्टैंस को अपना लेते। अब जबकि हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू अपने सुमो स्टैंस में होता, सुमो से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं, जो जुनून जो उसके सर पे सवार है कि उसकी गरमाइश उसके प्रेशर को फील कर पाता। यहाँ पे अब उशो हिनोमारू उसकी नजर से नजर मिला के कदम से कदम मिला के फिर टूटने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों इस तरह से टूटते कि उन पे हजारों लोगों की नजर है। तो यार जैसे कि इस वक्त वो दोनों के दोनों एरिना में परफॉर्म कर रहे हो। इसकी शुरुआत में ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे सार मार के पीछे धकेलने लगता। अगर तुम रिंग से बाहर गिर जाओ तो तुम्हारी गेम यहीं पे खत्म होती है। तुम्हारा शरीर का कोई भी हिस्सा पैर के अलावा जमीन पे टच हो तो तुम्हारी गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर उशो हिनोमारू उससे कहता है क्या इतनी हिम्मत है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। सुन के ओज़ुकी उसकी मवाशी बेल्ट से पकड़ के उससे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, अपना सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेता। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मवाशी बेल्ट से उसका बैलेंस आउट करता और उसके मुंह पे एक दमदार सुमो स्लैप मारता। इससे पहले उसका बैलेंस बिगड़ता, ओज़ुकी अपने पैर से जैसे जैसे अपना बैलेंस बरकरार रखता, पर फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे इसी बीच में जमीन पे पटक डालता। और मैं पहले बता दूं ये फाइट सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को समझाने के लिए थी यार। इसकी आगे की जितनी भी फाइट है वो काफी ज्यादा दमदार और दमतोड़ है। खैर यार उशिनो हिनोमारू अब ओज़ुकी की उठने में मदद करता। ओज़ुकी उससे कहने लगता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर फिर भी यार तो यार आज तक मैंने कभी भी तुम्हारा स्कूल टूर्नामेंट्स में या किसी भी टूर्नामेंट में नाम नहीं सुना। पर उशिनो हिनोमारू से कहता है क्योंकि मैं ज्यादातर पार्टिसिपेट करता भी नहीं हूँ। तो यार सिर्फ बचपन में ही एलिमेंट्री स्कूल में ही मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और यही एक अहम वजह है कि मैं स्कूल में घुसना चाह रहा हूँ ताकि आज से मैं ऑफिशियल में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। हाँ उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वक्त पे मॉर्निंग प्रैक्टिस में पहुंच ना पाया। सुन के ओज़ुकी काफी हैरानगी से कहने लगता मतलब बताओ कि तुम क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। हिनोमारू काफी खुशी से हाँ कहता। ये सुन के ओज़ुकी उससे भी कई गुना ज्यादा खुश हो जाता। फिर उशिनो हिनोमारू उससे मजीद बोलता तो ठीक है फिर मुझे अपने स्कूल के डोजो ले चलो और अपना सुमो डोजो। ये सुन के ओज़ुकी की काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे डोजो में एंटर करता है वो एक बुलंद आवाज में सबसे हेलो कहता है। साले लोग गुंडागिरी करते हुए अपनी कातलाना आंखों से पीछे मुड़ते हैं धीरे धीरे। अब ये देख के उशो हिनोमारू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो आसपास अपनी नजरें दोहराता है तो वहाँ पे कचरे के अलावा कुछ और ना दिखता। वो गुंडे दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं ये गिट्ठा कौन है, खैर उससे दफा करो। ओज़ुकी तुम्हें यहाँ पे आने की किसने परमिशन दी। ओज़ुकी अपना नाम सुनते ही काफी ज्यादा कांप उठता। अभी मुझे सभी गुंडों में से एक गुंडा गम को छुपा के बाहर थूक डालता जो कि बिल्कुल ठीक हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे आराम से पहले कहता है ओए ओए जो तुमने थूका है उसे इसी वक्त उठाओ। तो वो गुंडा आगे से कहता हाँ। इस पर उशिनो हिनोमारू उससे भी ज्यादा अक्कर दिखाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, डोजो की जमीन को खिली जमीन होती है, मैंने कहा इसी वक्त उठाओ उसे। सुन के वो गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर का गिरबान पकड़ लेता उशिनो हिनोमारू का। हालांकि उधर ही उशिनो हिनोमारू उसके गिरबान से पकड़ के उससे एक ही हाथ से जमीन में गाड़ डालता और उसे गाड़ते हुए कहने लगता है अब बता जमीन पे कौन है, आखिर गिट्ठा कौन है। की आंखों में आंखें डाल के उस गुंडे की उसी वक्त में गीली हो जाती। और तभी इसी बीच में वहां पे एक लंबे कद वाला, एक सिल्वर बालों वाला, एक खूबसूरत जिस्म वाला शख्स आके कहने लगता है डोजो में क्या शोर शराबा मचा रखा है। वो बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा होता है। वो ओज़ुकी से पूछता है ओज़ुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी दौरान ओज़ुकी तो डर के मारे कुछ कह भी ना पाता। डोजो में से एक शख्स बाहर निकल के कहने लगता है ये सारा का सारा कसूर इस गिट्टे का है, बस आते सारी हम सब पे टूट पड़ा। वो काफी ज्यादा शोर कर रहा था तो वो सिल्वर हेयर वाला बंदा उसी गुंडे को सुला देता और उससे कहता क्योंकि इसकी वजह तुम काफी ज्यादा इजी टारगेट हो क्योंकि किसी की भी एक पंच से सो सकते हो। सिल्वर हेयर वाला शख्स हमारे मेन कैरेक्टर से मुखातिब होकर कहने लगता है गिट्ठे जो कुछ भी उसने कहा क्या वो सच है। इसी लम्हे में उशिनो हिनोमारू कहता है हाँ लगभग सब कुछ ठीक ही कहा उसने। अगर तुम्हारे पास इतना ही फारग टाइम है मुझसे लिपटने के लिए तो क्यों ना तुम लोग सुमो में मुझे आके चैलेंज करो। ये सुनते सारे लोग हंसने लगते हैं। सिल्वर गाय वाला शख्स कहने लगता है ओ तुम्हारा मतलब जो दो मोटे मोटे लोग छड्डियों में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। ओज़ुकी बीच में आके मामले को संभालने की कोशिश करता है। सिल्वर गाय वाला शख्स कहता है दाची हाई में तो तुम सबसे ज्यादा डरपोक हो। खैर यार ओज़ुकी हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे न कैसे करके वहां से ले ही जाता। अगले सीन में उशिनो हिनोमारू और ओज़ुकी अपनी उसी रिंग के आगे खड़े होते हैं जहाँ पे उशिनो हिनोमारू काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है क्या तुम वाकई में यही चाहते हो
कि वो तुम पे अपना रौब जमाए। इसकी बात सुन के ओज़ुकी उसी सिल्वर गाय वाले शख्स का नाम लेते हुए कहने लगता है युमो-सा, जबकि सेकंड ईयर में पर फिर भी अच्छे अच्छे उसके रास्ते में खड़े नहीं होते। इसी बात से मुखातिब होकर ईशो हिनोमारू कहता है हाँ, दिखने से तो लगता था कि उससे कराटे आते हैं। तो उसकी उससे बताता हाँ, मैं हैरान हूँ तुमने नोटिस कर लिया, उसने मिडिल स्कूल से गांटो टूर्नामेंट जीता था। ईशो हिनोमारू उन सारे लोगों से हट के बात करता, वो बात तो ठीक है पर हमारे अदर मेंबर्स कहाँ हैं? कि उससे बता देता सिर्फ हम दोनों ही अभी तक हैं। सुनते सारे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरानगी से कहने लगता क्या क्या कहा तुमने? मत बताओ मुझे इशिगामी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स ही है सुमो क्लब के। हालांकि ओज़ुकी उससे बताता है तुम्हें गलत फैमिली हुई है, ये इशिगामी स्कूल नहीं है बल्कि दाची हाई स्कूल है। कि ईशो हिनोमारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो तो ओदाची स्कूल की तलाश में नहीं बल्कि इशिगामी स्कूल की तलाश में निकला हुआ था। कि उससे बताता है जाहिर सी बात है तुम फ्रंट गेट से तो आ ही नहीं थे, अगर तुम सामने की गेट से आते तो तुम्हें नाम दिख जाता। कि काफी डिसअपॉइंटिंग से कहने लगता है और ये बात तो है कि तुम जैसा एक टैलेंटेड सुमो पर्सन यहाँ पे आना ही क्यों चाहेगा। हाँ, तुम अपने टैलेंट को यूज जाया भी नहीं कर सकते, तुम्हें पावर हाउस स्कूल में जाना चाहिए इशिगामी। हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होके कहने लगता है पर इस बिना पे तो तुम भी अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। जब हमने पहली बार लड़ा था मैं देख के ही बता सकता हूँ तुमने काफी वक्त से बेसिक और अपनी टांगों को ट्रेन किया है। जहाँ तक सुमो रिंग की बात है तुमने काफी ज्यादा साफ और सफाई से इस रिंग को बनाया है, इनकी मिट्टी भी काफी ज्यादा मजबूत और सख्त है। तुम भी मेरी तरह सुमो के क्रेज के पीछे पागल हो, सुमो मैनियक। हमारा मेन कैरेक्टर उसे फाइनल गुड बाय कह के पावर हाउस में जाने लगता है। जाते जाते कहता है अपने सुमो प्रैक्टिस में लगे रहो और एक दिन हम टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे। तो यार अब वो जैसे जैसे एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं, सायोनारा कह रहे होते हैं, कहानी जाती है ओज़ुकी के पीठ के पीछे जो वो गुंडे उसकी ये सारी की सारी बातें सुन चुके होते हैं। सीन एक बार फिर से ईशो हिनोमारू की तरफ जाता है। यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जोरो से भी कहीं गुना ज्यादा बेकार होती है। पर ओज़ुकी के बनाए हुए मैप को फॉलो कर रहा होता है पर बार बार वापस ओदाची स्कूल में मुड़ के ही आ जाया करता। अब ये देखिए ईशो हिनोमारू कहता है चलो ओदाची स्कूल में मैं वापस जाता हूँ। ओज़ुकी को उसके बनाए हुए मैप के लिए शुक्रिया कह के वापस घर जाता हूँ। इसी में हमें उसी सुमो रिंग के बारे में दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से टूट चुकी होती है। तब तक एक बार फिर से ईशो हिनोमारू हाल को फलांग के अंदर आता और उससे पूछता तुम्हारी रिंग के साथ क्या हुआ? ओज़ुकी लाचार खड़ा बस घूरता रहता और धीमी सी आवाज में कहता लगता है अब वक्त आ गया है, क्या मुझे सुमो छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं सुमो अब इस स्कूल में कर पाऊंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग मुझे लेम कहते थे या मोटा कहते थे, पर हाँ वो सूरत हाल तब तक थी जब तक मेरे पास ये सुमो रिंग थी। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे सुमो का नाम खड़ा करूँ। मेरे पास बस एक आखिरी चीज़ बची थी और वो भी उन्होंने मुझसे छीन ली। अब अगले सी में ईशो हिनोमारू युमो-सा को देखते ही उस पे टूटने को जा होता है। इसी में सारे के सारे गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को उस पे टूटने से रोक रहे होते हैं। मुसा कहता है अब तुम्हें क्या हुआ गिट्ठे? ईशो हिनोमारू चिल्लाते हुए कहने लगता है नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुमने वो रिंग को तोड़ा है। सुन के युमो-सा कहने लगता है ओह अच्छा तो ये बात है। युमो-सा ने खुद रिंग को नहीं तोड़ा था पर उसके चमचों ने तोड़ा होता है। अरे यार युमो-सा कहता है मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना है। ईशो हिनोमारू गुस्से से कहने लगता है हमारे बीच में डुअल होने को जा रहा है, अगर मैं जीता तो तुम्हें डोजो को छोड़ना पड़ेगा। मुसा मुस्कुराते हुए कहने लगता है तो ठीक है लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है कि अगर लड़ा भी जाएगा तो वो सिर्फ और सब मेरे रूल्स पे लड़ा जाएगा। बीच में ईशो हिनोमारू उसकी बात से एग्री कर जाता। तो कहता है इसी वक्त तुम डोजो में आओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ठीक है फिर मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ओज़ुकी हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता। ओज़ुकी उससे बताता है अगर उसने अपने रूल्स का जिक्र किया है इसका मतलब वो कभी भी तुमसे फेयर फाइट करेगा ही नहीं, वो चीटिंग करेगा या जो उसका दिल में आएगा वो करेगा कि तुम उसके रूल्स पे खेल होगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिद पे अड़ा रहता। वो कहता मैं एक दिन योकोजुना बनूंगा। कि इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो कहता तुम ये नहीं बन सकते, तुम काफी ज्यादा कदम में छोटे हो, तुम नहीं जानते युमो-सा को, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अगर तुम वाकई में ऑफिशियल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सुमो के तो इसके लिए तुम्हें 167 मीटर टाल होना चाहिए, पर तुम्हारा कद इतना बड़ा नहीं है तो तुम एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं बन सकते। और योकोजुना तो दूर की बात है, मुझे पता है मुझ जैसे बंदा तुम्हें आके लेक्चर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुमसे भी क्या गुजरा हूँ, पर हाँ दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो नामुमकिन होती है। उसकी ये सारी की सारी बकवासों के ईशो हिनोमारू को अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। मुझे माफ करना बेटे,
मैं तुम्हें बड़ा जिस्म नहीं दे पाई। ओज़की उससे कहता है मैं तुम्हारी जगह पे माफी मांग लूंगा, तुम यहाँ से खिसक लो। अब अगले सीन में ओज़की ठीक डोजो में जाके यही करता, वो युमोसा से माफी मांगने लगता और उससे कहता उशियो हिनोमारू अब नहीं आने वाला। उससे अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज एक बार इस बात को नजरअंदाज कर लो। फिर युमोसा कहता है तो ठीक है, फिर तुम ये कुछ सोच के ही आयोगे, तुम क्या तैयार हो कुछ बड़ा खोने के लिए? युमोसा जानता होता है कि ओज़की के लिए सुमो उसकी पूरी जिंदगी है। यहाँ पे युमोसा उससे उसकी जिंदगी क्विट करने के लिए कहता है, मतलब कि सुमो को छोड़ने के लिए कहता है। काफी ज्यादा हिचकिचार होता है, उससे एक एक बात याद आने लगती है। इससे पहले वो ऐसा कर भी पाता, हमारा मेन कैरेक्टर उशियो हिनोमारू पे उसके पीठ पीछे आके एक जोर से चांटा मारता। खैर यार, उशियो हिनोमारू के आउटफिट को देख के सारे लोग एक बार फिर से हंसने लगते हैं कि उशियो से कहने लगता है मैंने तुम्हें समझाया भी। उशियो हिनोमारू से कहता है योकोजुना बनने के लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग टेक्निक और स्ट्रॉन्ग बॉडी होने का जरूरी है, और बदकिस्मती से मेरे पास बड़ा जिस्म है ही नहीं। एटलीस्ट मुझे दो चीजों पे तो अच्छे से काम करना चाहिए, अपने स्पिरिट को तो कमजोर होने ही नहीं दे सकता, तो ये मत कहो कि तुम सुमो को छोड़े हो। युमोसा कहता है तुम्हारी बातें सुन के तुम्हें नहीं पता मेरा दिल कितना जज्बाती हो गया। खैर यार दफा करो, और तुम्हें पता तो है ना कि अब तुम फाइट मेरे रूल्स पे खेलोगे। मेरा नियम काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें मैं देता हूँ 10 मिनट तक। 10 मिनट के लिए तुम मेरे पंचिंग बैग बने रहोगे। अगर 10 मिनट तक तुमने मेरे पंचेस को बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझसे जीत के। उशियो हिनोमारू काफी रिलैक्सेशन से कहता है तो ठीक है चलो शुरू करें। ये बात सुन के युमोसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता कि मेरी ये बात सुनने के बावजूद भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी। उससे से हमारे मेन कैरेक्टर को एक दमदार किस्म का पंच मारता। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से से कहने लगता है ओए ओए ठीक है ना, अब तुम लोग ऐसा करो अपने 10 मिनट गिनना शुरू कर डालो। उसका यह रवैया देख के युमोसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उशियो हिनोमारू अपना यूनिफॉर्म को भी उतारते हुए कहने लगता है मेरा नाम उशियो हिनोमारू है, एक दिन ये नाम आसमानों की गहराइयों और सितारों की तरह चमकेगा, तभी तो मैं खिलाऊंगा योकोजुना। जैसे जैसे वो अपना यूनिफॉर्म उतार के फेंक डालता, सब लोगों की नजर उशियो हिनोमारू के क्रेजी जिस्म पे होती है। काफी ज्यादा मसल से फूला हुआ, काफी ज्यादा टाइट और काफी ज्यादा रफ होता। तो यार उसके जिस्म पे एक एक जख्म का निशान इस बात की गवाही दे रहा होता कि हाँ यार वो उसकी मेहनत का फल है। उशियो हिनोमारू चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे लड़कियों जैसे पंच मार के हरा सकते हो तो फिर कोशिश करके देख लो। यार हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मेहनत दिखाई जाती है कि आखिर उसने इस जिस्म को कैसे पाया। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी जंग लड़ा होता है जहाँ पे उसके पैरों के अलावा उसके जिस्म का कोई अज़ा भी जिस्म पे छू गया, वो जंग अजीम वहीं पे हार गया। ये बात दिमाग में लड़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्राउंड को ही अपना दुश्मन करार देता, बिल्कुल बाकी की तरह अपने जिस्म को सर से लेके पैरों तक मजबूत कर लेता। इसी तरह हमें फ्लैशबैक से बाहर दिखाया जाता है ओदाची स्कूल में हर तरफ लफड़ा दफड़ा मचा होता है, हर तरफ ये न्यूज आग की तरह फैलती चली जा रही होती है। यार युमोसा का डोजो में एक इंटेंस बैटल चलता जा रहा है। सारे लोग तो ये उम्मीद लगा बैठे होते हैं कि युमोसा जीतेगा, पर एक खबर फैलती है नहीं यार इस बार युमोसा अपनी लिमिट पे है। दिखाया जाता है उन्हीं 10 मिनट से पहले सूरज गरूब हो जाता है, मतलब कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। स्कूल के काफी ज्यादा स्टूडेंट डोजो के बाहर इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युमोसा मार मार के थक जाता है, अपने सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेता है, अपने जिस्म की एक एक अज़ा की हिम्मत को यूज कर लेता। ग्रेविटी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर पंचिंग, कराटे, अपना सारे के सारे टेक्निक्स का यूज कर लेता और उशियो हिनोमारू को जरा भी फर्क ना पड़ता। यहाँ तक योमोसा के अपने हाथ जख्मी हो जाते और इसी बीच में उसका टाइम अप हो जाता। देख के वो गुंडा कहने लगता है यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी ऐड किया था यार, पर बदकिस्मती से वो टाइम भी खत्म हो गया। यही बात सुन के उशियो हिनोमारू भी कहने लगता है यही तो बात है, मुझे भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। मसा चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा काम अभी तक तमाम क्यों नहीं हुआ? उशियो हिनोमारू इसके जवाब में कहने लगता है आखिर कितना ही फजूल सवाल तुम पूछ सकते हो, बस वही अब तो हद कर डाली। अगर मैं तुम्हें बताऊं सुमो में बंदा तब तक नहीं हारता तक उसका पैर के अलावा उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा जमीन को ना छुए या फिर उसे रिंग से बाहर ना फेंक दिया जाए। और इसी को लेके मैंने उस जंग अजीम के लिए प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, मेरे पैर के अलावा ताकि कोई और जिस्म का हिस्सा छुए ही ना ग्राउंड को। खैर यार योमोसा उसकी बातें जरा भी बर्दाश्त ना कर पाता। योमोसा वार करते करते चिल्ला रहा होता है फिर तुम समझते क्या हो, मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। हमारा मेन कैरेक्टर अकड़ते हुए कहने लगता है बहुत हो गया तुम्हारी तरफ से, और जहां तक तुम्हारे 10 मिनट की बात है वो कब का खत्म हो चुका है। जैसे जैसे उसका वापस हमारे मेन कैरेक्टर को छूने को ही जा रहा होता है, उशियो हिनोमारू इतनी तेजी से मूवमेंट करता है कि देखने वाले को जोर का झटका।
वेट की वजह से यहाँ तक उसका जिस्म भी गायब हो जाता। इसके बाद एक दमदार किस्म का सुमो स्लैप उसके मुंह पे दे मारता। देखते ही देखते उशो हिनोमारू अपने फाइनल ब्लो के लिए अपने सुमो स्टैंस को इख्तियार करता। उसके बाद पहले से भी काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता। उसके पेट पे एक दमदार किस्म का वार करता। यहाँ पे अब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे हर तरीके से हरा दिया। उसके कराटे में, उसकी सुमो में, यहाँ तक उसके अपने रूल्स में भी उसे को हरा दिया। ओज़की का मुंह भी खुला रह जाता कि इसने तो एक ही हिट से उसे हरा डाला। ओज़की अब जब उशो हिनोमारू के नाम पे गौर करता है, उसे याद आता है कि हाँ यार, एलिमेंट्री स्कूल में एक बच्चा था जो कि 2 बार चैंपियन बन चुका था। साल पहले उन्होंने मोनिकर डिमोनिक नेशनल ट्रेजर से उसे नाम दिया था, जो मोनिकर उन्होंने उसे दिया था, ओनिमारू कोनित्सुना। उशो हिनोमारू योमोसा से पूछने लगता है, अब तुम्हें क्या लगभग अंदाजा हो ही गया होगा कि हम सुमो रेसलर आखिर इतना हार्ड ट्रेन क्यों करते हैं और सुमो आखिर कितनी ज्यादा आसम है। जहाँ तक हमारे वादे की बात है, तो जो कि चुपचाप हमारे हवाले करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी ये सारी की सारी बात सुन के उसके चमचे कहने लगते हैं, हम एक साथ तुम पे टूट पड़ेंगे। योमोसा इंतहाई घटिया शख्स तो होता है, लेकिन उसमें एक बात ये होती है, वो जब एक बार जबान देते तो वो अपने अल्फाजों से पीछे नहीं हटते। ऐसा कहता है, हम डूल हार चुके हैं और डोजो इनका हो चुका है। सारे के सारे लफड़ो दफड़ो से फारिग होने के बाद मोसा का बंदा जब उसे ले जाने लगता है, योमोसा काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस गिट्टे से कैसे हार गया। उशो हिनोमारू उससे बता देता है, अगर तुम वाकई में जवाब को खुद मालूम करना चाहते हो तो सुमो प्रैक्टिस स्टार्ट कर डालो। मैं बता दूं, मैं जापान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुमो रेसलर खिलाऊंगा। ऊपर से तुम जब चाहो मुझे चैलेंज कर सकते हो, मैं तुम्हारा चैलेंज हमेशा अपसेट करूंगा। फाइनली डोजो वाला मसला हल हो जाता। इसके चलते ये पूरा का पूरा डोजो रूम ओज़की के नाम जाता है। जिस सब के बाद उशो हिनोमारू ओज़की से कहने लगता है, तुमने कहा था इस दुनिया में कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है, तो मैं यही करने को जा रहा हूँ। मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं हाई स्कूल वगैरह में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसलर खिलाऊंगा, सबको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हारी बॉडी के साइज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने फाइनल गोल की तरफ बढ़ूंगा, जो कि योकीजुना टाइटल है। इतना कुछ सुनने के बाद ओज़की भी अपनी उम्मीदें लगा बैठता। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू यहाँ से जाने लगता है स्कूल से। पीछे से ओज़की हिम्मत करके उससे ये कहने की कोशिश करने लगता है कि अब जबकि हम दोस्त हैं तो मेरा क्लब ज्वाइन कर लो। वो ऐसा कह ना पाता क्योंकि उशो हिनोमारू के पास एक असली टैलेंट है। तो यार अब एक नए दिन की शुरुआत होती है और इसके साथ एक नेक्स्ट ईयर की भी शुरुआत होती है। अब सारे लोग अपने अपने क्लब के इश्तेहार जारी करते हैं। वहीं पे ओज़की उशो हिनोमारू की एडवाइस पे काम करते करते अपने लिए नए सुमो के बंदे तलाश कर रहा है। जैसे जैसे वो अपने डोजो में एंटर करता है और खुद से ये उम्मीद लगा बैठता है कि हाँ इस साल जरूर कुछ डिफरेंट होगा, लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। तभी हमें एक शख्स के हंसने की आवाज आती है और वो कहता है, ये है ना जज्बा, यही तो हमें चाहिए है। अब जैसे जैसे कैमरा उसकी तरफ जाता है, सीन उसकी तरफ जाता है, इसी में अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे डोजो में बैठते हुए देखते हैं। वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस डोजो को अब से ज्वाइन करेगा। कि हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू से कहता है, तुम जैसा क्रेजी बंदा सुमो के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेज लगता है, उन जैसे बंदा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोचा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा तो आज से तुम मेरे कैप्टन हो। अगले सीन में उशो और ओज़की एक दूसरे के खिलाफ स्पारिंग कर रहे होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ सुमो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो हाँ यार, एज यूजुअल उशो हिनोमारू उससे एक झटके में जमीन में पटक डालता। बाद ओज़की काफी ज्यादा शर्मिंदगी से कहने लगता है, मैं तुमसे अभी तक नहीं लिपट सकता। उशो हिनोमारू से कहता है, एक बात तो पक्की है, तुम कुछ ज्यादा ही बेसिक्स पे प्रैक्टिस करते हो, जो कि तुम्हारी टांगे और तुम्हारी कमर को कुछ ज्यादा ही मजबूत बनाता है। खैर यार, उन सारी की सारी बातों से हटके ओज़की अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा होता और काफी खुशी से कहने लगता, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं दोबारा से डोजो में प्रैक्टिस कर पाऊंगा। न पहले तो ये सारा का सारा डोजो गुंडों से मारा हुआ था, पर हाँ उन्होंने तब तक अपनी ताकत मुझ पे दिखाई जब तक एक नए बंदे ने मुझे ज्वाइन किया। इन सब के बाद उसने इनको किसी के मुंह दिखाने के काबिल ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू काफी खुशी से कहने लगता है, मुझे अब नए टूर्नामेंट्स का इंतजार है। यार कैप्टन, प्लीज मुझे बताओ कि अब हमारा अगला टूर्नामेंट कब होने को जा रहा है। ओज़की थोड़ी परेशानी से कहने लगता है, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें 3 और मेंबर्स चाहिए होंगे। उशो हिनोमारू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, बस इतनी सी बात। ऐसे भी कल साइन अप डे है तो हम बहुत ज्यादा मेंबर्स को पाने को जा रहे हैं। तो ओज़की हैरानगी से पूछने लगता है, तो तुम ऐसा क्या करने को जा रहे हो। उशो हिनोमारू मुस्कुराते हुए चेहरे से कहने लगता है, उन सब की फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना ब्रिलियंट आइडिया शेयर करते हुए कहने लगता है, सबसे पहले सूप बेचेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। वहीं पे हम अपने सुमो क्लब का इश्तिहारात को जारी करेंगे।
करेंगे। इसी में युमोसा के पसीने छूट रहे होते हैं। उससे अभी तक योशिनोमारू के नाम पे जानलेवा नाइटमेयर्स आते चले जा रहे होते हैं, चाहे वो घर में हो या फिर क्लासरूम में हो। पास में ही मौजूद उसके क्लास वाले उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो तुम्हें अभी तक उसके बारे में डरावने ख्वाब आते चले जा रहे हैं कि नहीं आता एक फ्रेशमैन बच्चे से हार गए तुम के युमोसा उन्हें अपनी कातलाना आंखों से घूरता चला जाता और जो देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी बीच में युमोसा को हमारे मेन कैरेक्टर योशिनोमारू की एक बात याद आने लगती है। यहाँ पे वो कहता है कि वो जापान में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुमो रेसलर खिलाएगा, पर उसकी ये बात उससे मजाक से बढ़ के कुछ न लगती। सीन क्लासरूम के बाहर जाता है, जो कि सारे क्लब मेंबर्स अपने अपने एड्स को जारी कर रहे होते हैं। वहीं पे योशिनोमारू और ओजुकी फ्री सूप के साथ ही साथ अपने एड्स को भी जारी कर रहे होते हैं, पर उनके थके हुए एड्स की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान ना पड़ रहा होता। जहाँ तक उनके सूप की बात है, वो तो पीने लायक ही ना होता। यहाँ तक जानवर भी उसे पीने के लायक ना समझते। ये स्कूल की पालतू बिल्ली है, इसको हम नाम देंगे नेको-चान। ओजुकी कहता है तुम यहाँ पे अपने एड्स लगाओ और मैं बाहर जाके लोगों को खुद रीच आउट करता हूँ। ओजुकी के जाने के बाद वहाँ पे एक अनजान शख्स आता जो कि योशिनोमारू के सूप को काफी ज्यादा पसंद करता। देखिए योशिनोमारू कुछ ज्यादा ही खुश होता और उससे कहता जितना तुम्हारा दिल करे उतना ही ले लो। इस साथ ही साथ योशिनोमारू उसे सुमो क्लब ज्वाइन करने की भी ऑफर करता है। तो अनजान शख्स कहता है वैसे भी मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काफी ज्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट वगैरह में गुस्सा रहता हूँ, पर यार जहाँ तक सुमो की बात है मैं उसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं लगता। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है वो अनजान शख्स अपना मास्क मुंह से हटा डालता और इसके साथ ही साथ कहने लगता है मेरा नाम है कुनिसाकी चिहिरो, अ सेकंड ईयर, और स्कूल में मैं रेसलिंग क्लब से बिलोंग करता हूँ और एक दिन मैं अमेरिका का टॉप मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर बनूंगा। ये कहते हुए कुनिसाकी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। हाथ मिलाने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर योशिनोमारू भी उससे बता देता है ओह काफी अच्छा लगा सुन के, तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ मैं भी सुमो का टॉप रेसलर बनूंगा, योकोजुना। उसकी ये बात सुन के कुनिसाकी चिहिरो कुछ ज्यादा खुश ना होता और वो कहता तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि मैं टॉप रेसलर बनूंगा तो तुमने भी ऊपर से कहा कि तुम भी टॉप सुमो रेसलर बनना चाहते हो। और मेन कैरेक्टर उससे यकीन दिलवाते हुए कहने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कहा कि मैं टॉप सुमो रेसलर बनूंगा तो मैं बनूंगा और इससे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फाइनली वो दोनों तब जाके कहीं हाथ मिलाते हैं। कुनिसाकी चिहिरो कहता है लगता है हम दोनों एक ही तरह हैं, जैसे कि तुम्हारा सूप टेस्टी है उस तरह हम दोनों का टेस्ट भी सेम है। कुनिसाकी उससे एक अपना पेपर निकालते हुए कहने लगता है और ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग फाइट वगैरह रेसलिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। एक ऐसा कंपटीशन जो कि यूनिक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को ऑफर कर रहा है। इसी में हमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है। उदाची हाई स्कूल में एक एक चीज पे नजर रख के बैठी हुई होती है तो यार, और जिस तरीके से वो अपने हुक्म वगैरह चला रही होती है एक नए स्टूडेंट की उसकी तरफ ही नजर होती है। ये देख के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और इसका नाम है रियानासा। रियानासा के अंडर काम करने वाले सारे शख्स आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं उफ चलो शुक्र है इस बार काम थोड़ा आसानी से चल रहा है। सारी सी बात है जो नया सुमो वाला बंदा आया है उसने सारे के सारे गुंडों की बैंड बजाती। अब जरा देखो तो सही कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा नहीं हो रहा। और ये सारी की सारी बातें सुन के रियानासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती। यानी एक बार फिर से योशिनोमारू की तरफ जाती है, जहाँ पे उसकी रेडी के साथ ही साथ उसका सुमो क्लब भी खाली पड़ा होता। योशिनोमारू ओजुकी को भी वो पेपर दिखाने लगता है। देख के ओजुकी कहने लगता है ओह अच्छा ये इवेंट शुरू होने को जा रहा है, और ऊपर से काफी ज्यादा लोग वहाँ पे जिम में जमा होते चले जा रहे हैं। तो चलो जबकि यहाँ पे कोई आ रहा नहीं है तो क्यों ना हम जाके चेक कर ले। कहानी कुनिसा चिहिरो पे जाती है। जिस तरह से वो लोगों पे बारी पड़ता चला जा रहा था पूरी की पूरी ऑडियंस एकदम से एंटरटेन होती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कराटे क्लब, जूडो क्लब, बॉक्सिंग क्लब, उसने सबके सबको पहले आम चैलेंज करके पटक डाला होता। के सारे क्लब्स उसके क्लब के आगे अपने घुटने ठेक डालते हैं। ये सब कुछ ओजुकी और योशिनोमारू अपने आंखों से देख रहे होते हैं। ओजुकी बताता है पिछले साल वो नेशनल चैंपियन रह चुका है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद योशिनोमारू हिरांगी से कहने लगता है तो दाची हाई स्कूल में ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ना कि युमोसा। कि लटकाए हुए मुंह से कहने लगता है यहाँ पे इससे अनटचेबल कहा जाता है, तबकि किसी की मजाल भी नहीं है कि वो उसे जाके छू ले। बनाओ सर चिल्लाते हुए कहने लगता है अब अगला बंदा कौन है जिसको
उसकी आंखों में वो हिम्मत है, यहाँ पे सबके सामने रिंग में आके उससे चैलेंज करे मर्दों की तरह। और अब देखते ही देखते जो आगे बढ़ता है वो किसी ने जरा भी नहीं सोचा होता, वो शख्स उशो हिनोमारू होता है। अनाउंसर अब अनाउंस करता है अब उसका अगला अपोनेंट सुमो क्लब से बिलोंग करता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रियाना के भी इंटरेस्ट को पिक कर लेता। कुनिसाकी चिहिरो कहने लगता है मुझे सुमो में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, अगर मुझे इंटरेस्ट भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम में है उशियो हिनामारू। ओज़की हिरांगी से कहने लगता उशियो से पहले वो कुछ कह भी पाता, उशियो हिनामारू आगे से अपनी शर्ट उतारते हुए कहने लगता है कैप्टन क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, यहाँ पे हर कोई हमारे मुंह पे आके कहता चला जाता है कि उससे सुमो में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर तो ये मेरे लिहाज से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारे क्लब के लिए। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स की नजर इस वक्त हम पे है, मैं यहाँ पे इसे सबके सामने हरा के ये प्रूफ करूंगा कि सुमो आखिर कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। कि ये सारी की सारी बातें सुन के कुनिसाकी चिहिरो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता और इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट भी पड़ते हैं। सीन एक बार फिर से योमोसा की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पे वो अपने पास ही कुछ लोगों से सुनता है जो सुमो क्लब में नया नया बंदे ने ज्वाइन किया है, उसका मुकाबला कुनिसाकी से चल रहा है। दूसरे सीन में कुनिसाकी चिहिरो हमारे मेन कैरेक्टर उशियो हिनामारू से कहने लगता है मैं जानता हूँ मैंने ही तुम्हें इवेंट में बुलाया है, सुमो तो काफी धूमधाम से एक खोखिली जमीन पे किया जाता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हर जगह ये कर लोगे? वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है उशियो हिनामारू उससे होश दिलवाते हुए कहने लगता है सुमो ना कि सब धूमधाम से की जाती है पर इसके साथ ही साथ वो एक एंटरटेनमेंट स्पॉट्स भी है, इस बना पे सुमो हर जगह चल सकती है। वैसे भी ये मेरे लिए एक दमदार प्रैक्टिस होगी कि उशो के पास एक बार फिर से आके बोलने लगता है मैं जानता हूँ कि नेशनल चैंप को हराना हमारे सुमो क्लब के लिए वाह वाह होगी पर वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हिनामारू उससे पहले ही माफी मांग लेता है, मुझे माफ करना कैप्टन अगर मैं हार जाऊं, जरूर इसमें हमारा सुमो का भी फायदा है लेकिन इसके साथ ही साथ अच्छे एथलीट से लड़ना काफी किस्मत की बात होती है, तो मैं इससे लड़ना चाहूंगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। वैसे भी इनकी फाइट्स वगैरह हमारी सुमो से काफी ज्यादा मिलती है। कुनिसाकी उसकी बात से जरा भी एग्री न करता, सुमो को एक तंग नजर से देखते हुए कहने लगता है यहाँ पे हम लोग तो एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के मारते हैं, वहीं पे सुमो तो काफी ज्यादा इजी होती है, अगर तुम रिंग से बाहर जाओ तो तुम्हारा काम खत्म, अगर तुम सभी को छू लो तो तुम्हारी फाइट वहीं पे खत्म, हालांकि हमारी तब भी चलती चली जाती है। तुम उससे खुले दिल से जीत कह ही नहीं सकते जब तक तुम पूरे तरीके से अपने दुश्मन पे बारी न पड़ जाओ या फिर तुम्हारा दुश्मन अपने मुंह से अपनी हार को कबूल कर ले। तो उसके मुकाबले में तो मुझे सुमो काफी ज्यादा लेम लगती है कि ये सारी की सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर को उशियो हिनामारू को अंदर ही अंदर से चुभ रही होती है। उसे काबू करते हुए कहने लगते हैं तो ठीक है फिर मेरे पास एक सजेशन है, अपने रेसलिंग रूल्स को फॉलो करो और मैं अपने सुमो रूल्स को फॉलो करूंगा। इसका मतलब तुम्हें मुझे हराना ज्यादा आसान होगा, जहाँ तक मेरी बात है तब तक नहीं जीतूंगा जब तक मैं तुम पे पूरे तरीके से बारी नहीं पड़ जाता। ये एरिना मेरी रिंग है, अगर तुमने इससे मुझे बाहर फेंक डाला तो मैं हार गया, पैर के अलावा मेरे जिस्म का कोई हिस्सा भी ग्राउंड को छुएगा मैं हार गया। और ये सुन के सारे वहाँ पे मौजूद काफी ज्यादा लोग हैरान हो जाते हैं। सर अनाउंस करता है कि उसने एक ऐसे रूल्स की शुरुआत की है यहाँ पे उस सुमो वाले शख्स के हारने के ज्यादा चांसेस है। सारी भीड़ में वहाँ पे योमोसा भी मौजूद होता, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हंसने लगती। कुनिसाकी चिहिरो इसके जवाब में कहने लगता है तो ठीक है फिर यहाँ पे बात इज्जत की आती है, मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है। यही वजह के कारण वो उशियो हिनामारू के लिए मावाशी बेल्ट की तरह की एक चीज पहन लेता है ताकि उशियो हिनामारू को भी आसानी हो उसे जमीन में पटक डालने के लिए। ना कि सिर्फ इतना बल्कि क्राउड में एक एक शख्स सर से लेके पैरों तक उम्मीद लगा बैठता कि ये मैच कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने को जा रहा है, माहौल गर्माइश होता चला जा रहा है। ये वजह से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट खुद इस मैच को लीड करने के लिए आगे बढ़ती तो पूरे एरिना में पहले से भी ज्यादा हाइप बन जाती, लड़कियों की भी और फाइटर्स की भी। याद है कि योमोसा काफी हैरानगी से कहने लगता है अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अब दिल ही दिल में कह रही होती है तो ये है वो बंदा जिसने योमोसा जैसे शख्स को भी हरा डाला। मैं नहीं मानती, जरूर कोई गलती हुई होगी, जरूर कोई गलत फहमी होगी। तो यार अब देखते ही देखते दोनों के बीच में इंटेंस बैटल शुरू हो जाता। इंटेंस बैटल की शुरुआत में कुनिसाकी बड़ी तेजी से अपने सर से लेकर पैरों तक का जोर लगा के उशियो हिनामारू को एक दमदार टक्कर मार के उसे जोर से पकड़ लेता। उसके फौरन बाद अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगता, पर इससे पहले वह हमारे मेन कैरेक्टर को छू भी पाता। अब मजीद वह हमारे मेन कैरेक्टर को हिला भी पाता और मेन कैरेक्टर एक ही हाथ से उसके सर को पकड़ के जमीन में दसा देता। देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हिनामारू अब
अब उससे पूछने लगता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर ये सुमो स्पोर्ट होता तो तुम कब के हार चुके हो? तुम्हारी शुरुआत लेने से पहले ही मैंने तुम्हें हरा दिया, पर एक बार फिर से मैं किसी और के रूल्स पे खेल रहा हूँ। इसका मतलब तुम अभी तक नहीं हारे। जहाँ तक तुम्हारी मैचेस की ही बात है, लोग तब तक लड़ते हो जब तक तुम्हारा अपोनेंट नॉकआउट नहीं हो जाता। तो फिर ये तो मेरा एक ऐसा मूव था जिसमें मैं तुम्हारी जान को भी निचोड़ लेता। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सुमो एक विम्पी स्पोर्ट है? यार अब हर तरफ एरिना में एक हाइप सी फैल जाती। कोई कह रहा होता क्या ही जबरदस्त चैलेंज है, अगर इसकी शुरुआत ही इतनी आसम है तो उसकी एंडिंग कैसी होगी? अभी उशोइनमारू से कहता है, क्या वाह, इसी वक्त अपने कदमों पे तुम्हारे रूल्स के मुताबिक तुम अभी तक नहीं हारे। साकी जैसे जैसे अपने कदमों पे खड़ा हो रहा होता है वो उसे बताता है, अगर तुम इससे मौत करार देते हो तो फिर ये क्या है? मुझ में कूट कूट के फाइट भरी हुई है, और अगर तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरी गर्दन तोड़नी पड़ेगी। कहते हुए वो एक बार फिर से उशोइनमारू पे टूट पड़ता। मौका देखते ही वो उशोइनमारू की टांगों की गहराइयों में घुस जाता, दमदार तरीके से उशोइनमारू को जमीन पे पटकने को जा रहा होता। हालांकि उशोइनमारू कैसे न कैसे करके वक्त भी अपने बैलेंस को बरकरार रख लेता। ये देख कर रियाना अपने दिल ही दिल में कहने लगती है, आखिर तुम तो एक चैंपियन थे, तुम्हें कैसे एक सुमो वाले शख्स को हराने में इतनी मुश्किल आ रही है? ना कि सिर्फ इतना बल्कि युमोसा भी उसकी दाद देने पे मजबूर हो जाता। सारे लोग बातें कर रहे होते हैं नेशनल चैंपियन कुनिसाकी से तो इतनी मेहनत के बावजूद भी जमीन पे पटक भी नहीं पा रहा। इसी बात से सहमत होकर ओज़की चिल्लाते हुए माइक में कहने लगता है, सुमो वाले इसी चीज को ही तो लेके ट्रेन करते हैं ताकि हमें कोई जमीन पे पटक ना सके। यहाँ पे बात पटकने की आती है, इसी चीज को हम सबसे ज्यादा खिलाफत कहते हैं। अभी हमें दिखाई देता है उशोइनमारू उस पे कुछ ज्यादा ही सुमो स्लैप की बारिश कर डालता। कुनिसाकी उसका हाथ जैसे ही पकड़ के उसे टैकल करने की कोशिश करता। उससे पहले ही हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ छड़वा के साकी पे भारी पड़ते पड़ते उसे जंजीरों की तरह झंझोड़ लेता, एक बार फिर से उसे जमीन में पटक डालता। कुनिसाकी रियलाइज करता है, ये जब जब भी मेरे को पटकता है ये वापस से मुझे थोड़ा सा टाइम देता है ताकि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो पाऊँ, कि ये भी एक सुमो रेसलिंग का नियम है। ये देखे कुनिसाकी एक बार फिर से अपने लड़ने का स्टैंस इख्तियार कर लेता। फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता, जो बात स्टूडेंट काउंसिल भी रियलाइज करती है। एक बार फिर से दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। कुनिसाकी उसका हाथ पकड़ के उसे जमीन में पटक डालने की कोशिश करता। उशोइनमारू ने अपने लेग्स को काफी अच्छे से ट्रेन किया था, वो उसका सारा का सारा बोझ को बर्दाश्त कर लेती। के तुरंत बाद उशोइनमारू डीमन व्हील जैसी टेक्निक का यूज करके उससे घुमाते हुए जमीन पे पटक डालता। वहाँ पे मुझे सबके मुंह खुले रह जाते। हमारा मेन कैरेक्टर उशोइनमारू उससे एक बात समझाता है, जो मौत मैंने लगाई हुई है, जो मौत के गार्ड बार बार मैं तुम्हें उतार रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए नहीं लड़ते कि अपना दुश्मन हमारे को तब तक मारे जब तक हम हार न माने। हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन हमें बार बार पटकता चला जा रहा होता है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। हम यहाँ पे लड़े होते हैं अपनी स्पिरिट, अपनी इज्जत के लिए। किसी का यूं हमें बार बार पटकना, हम पे भारी पड़ना, वही चीज हमारी इज्जत का जनाजा है और यही चीज हमारी मौत है। उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के कुनिसाकी चिहिरो कहने लगता है, वैसे मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया हूँ, तो ये मेरी हार ही सही, मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ। हाँ यार, एक फाइनल रिजल्ट सामने आता है। हर तरफ रिंग में, एरिना में खुशी और चीख चहारे की लहर दौड़ पड़ती और अब देखते ही देखते उशोइनमारू को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता। स्टूडेंट काउंसिल को अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब यहाँ पे कुनिसाकी चिहिरो डिक्लेयर करता है कि अब वो तुम्हारा क्लब को ज्वाइन करेगा। काफी मुतासिर हूँ, एक ऐसी पावर जो कि तुम्हें कभी गिरने ना दे, हाथों में गजब किस्म की पावर जो कि देखते ही देखते तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा के फेंक डाले। ये सब कुछ भी तो मिक्स मार्शल आर्ट्स में चाहिए होता है। यही वजह के कारण मुझे काफी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। तो हाँ यार, अब उसने ऑफिशियली सुमो क्लब को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं होती सवाए स्टूडेंट काउंसिल को छोड़ के। क्या तुम्हारी मत मारी गई है? यह एक सुमो है, सुमो। कुनिसाकी कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बकती हो, क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है सुमो से? स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट काफी हिचकिचाते हुए गुस्से से कहने लगती है, मसला कोई एक मसला थोड़ी है उशोइनमारू, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सबका मुंह खुला रह जाता कि आखिर उशोइनमारू ने उसका क्या ही बिगाड़ा है। यार अब बाहर भी काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा स्टूडेंट उशोइनमारू उसकी और उसके सुमो क्लब की दाद दे रहे होते हैं। अलबत्ता वो खुद सुमो को पर्सनली ज्वाइन करना ही नहीं चाहते होते। रियाना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसको ऊपर से देख रही होती और वो कहती ये सब कुछ काम नहीं करने वाला, ये सब कुछ खुद से कह रही होती है। उशोइनमारू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। एक शख्स हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है, उशोइनमारू की तरफ।
वो उससे कहता है कि वो सुमो क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। वो काफी ज्यादा कमजोर और एक क्यूट सा लड़का होता है। वो कहता है मैं तुम्हारी फाइट से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हुआ हूँ। जहाँ तक सुमो की बात है वो कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव है। अब ये देख के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे से युमोसा आके कहने लगता है सुमो रिंग में एक ऐसी चीज है जो कि शायद हर आदमी के दिल को छू जाए। सिर्फ और सिर्फ उशो हिनोमारू को ही अच्छे से पता है। रियाना कहती है मत बताओ कि अब तुम भी पागल हो गए हो। तुम काफी अजीब से बर्ताव कर रहे हो जब से हिनोमारू ने तुम्हें हराया है। यहाँ पे उनकी सारी की सारी बातों से ये पता चलता है कि युमोसा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रियाना का बड़ा भाई है। चाहती हो कि तुम अभी जाके उससे हरा के आओ। हालांकि युमोसा इनकार करते हुए कहने लगता है माफ करना पर आजकल मैंने लोगों को पीटना बंद कर डाला है और मैंने फैसला किया कि अगर मैं वाकई में उससे हराऊंगा तो वो सुमो में हराऊंगा। रियाना आगे से मुखातिब होकर कहती है सिर्फ उस शख्स के लिए इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरना। युमोसा वहां से जाने लगता है। जाते जाते कहता है अपनी आंखें खोल लो जरूर जवाब मिलकर रहेगा। तो हाँ यार अब देखते ही देखते एक नए दिन की शुरुआत होती है। सकी वहां पे कहता है हमने कल कितनी मेहनत की पर फिर भी सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स को ही पाया। उशो हिनोमारू कहता है मॉर्निंग प्रैक्टिस के बाद हम और लोगों की तलाश में निकलेंगे। जैसे ही वो अपने डोजो में एंटर करते हैं उनका डोजो एकदम चमक रहा होता है। सफाई वहां पे युमोसा ने की होती है। युमोसा कहता है तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों हारा हूँ मेरे पास लौट के आना और मुझे हारना भी पसंद नहीं है। यहाँ पे उनके कदमों में गिर के उनसे माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया फिर प्लीज उसे सुमो में ज्वाइन करने दीजिएगा ओज़की कैप्टन। तो हाँ यार यहाँ पे ओज़की उसे ज्वाइन करने की परमिशन दे देता है। इन्हीं सब में वहाँ पे एक और अनजान शख्स भी आता है। हमारा मेन कैरेक्टर जानता होता है। वो कहता है क्रीतो क्या तुम भी स्कूल में पढ़ते हो? क्रीतो कहता है मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि सुनने में आया था तुम यहाँ पे आए हो। मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ पर हाँ एज अ क्लब मेंबर होने के नाते नहीं। और दिखने से तो लगता है तुम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे पर जिस तरह से तुम लोगों के हालात है तुम लोग पहले मैच में ही हार जाओगे। पर हाँ उन सब चीजों की परवाह मत करो मेरे होते हुए तुम लोग सब कुछ समेट लोगे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हिरोहितो अपने सुमो के सारे क्लब मेंबर्स को अपने साथ ईगा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल सुमो क्लब ले जाता। ईगा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल एक ऐसा हाई स्कूल है जहाँ का सुमो क्लब टॉप सुमो रैंक्स में आता होता। हिरोहितो बताता है हम इनसे प्रैक्टिस मैच करने आए हैं। अगर हम वाकई में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ यहीं से होगा कि हमारा ओताची हाई स्कूल का सुमो क्लब एक कमजोर सा सुमो क्लब या यूनिवर्सिटी हाई स्कूल जैसे स्ट्रॉन्ग सुमो क्लब के आगे पार्टिसिपेट करे। तो हाँ यार अगर हमने इनके आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो इसका मतलब हम नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइड है। हिरोहितो को इतना सीरियस देख के ओज़की को उसकी बात याद आने लगती है। हमें उस वक्त का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस वक्त सारे के सारे लोग एक ही जगह पे मौजूद थे डोजो में। वहीं पे हिरोहितो आके कहने लगता है दिखने से तो लगता है तुम लोग नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को जा रहे हो पर हाँ जिस तरह से तुम लोगों की हालत है तुम लोग पहले राउंड में ही हार जाओगे। पर इन बातों की चिंता मत करो मेरे होते हुए तुम लोग नेशनल टूर्नामेंट में पहुंच के ही रहोगे। मैंने कहा मैं तुम लोगों को पहुंचाऊंगा तुम्हें पहुंचाऊंगा और मैं पहुंचा के ही रहूंगा। हालांकि उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के योमोसा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता। योमोसा उस पे गुस्से से कहने लगता है तुम होते कौन हो हमारे ही डोजो में खड़े होके वो भी हमारी काबिलियत पे शक करते हो? तो हिरोहितो उसे बताता है तुम्हारा नाम गोजो योमोसा है 3rd ईयर विनर ऑफ द केंटो टूर्नामेंट और तुम कुनिसाकी चिहिरो 2nd ईयर नेशनल रेसलिंग चैंपियन। इसके बाद ओज़की शिनिया 3rd ईयर क्लब का कैप्टन है। ऑफिशियल बाउट्स में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। काफी ज्यादा बेसिक्स ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग है। पता जो कि रूकी होता है उसके बारे में उससे ज्यादा मालूमात नहीं होती। वो नया मेंबर अपने इंट्रोडक्शन पेश करते हुए कहने लगता है ओ मेरा नाम है मित्सुहाशी की मैं 1st ईयर हूँ। सबके बाद हिरोहितो मजीद बोलता और फिर आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट उशो हिनोमारू। उशो इससे पूछने लगता है हिरोहितो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उशो के मुंह से उसका नाम यूं सुन के सारे शौक हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो हिरोहितो अपना नाम बताता मेरा नाम है हिरोहितो सुजी और मैं 1st ईयर हूँ। रात से ओदाची हाई स्कूल के सुमो क्लब को मैं सुपरवाइज करूंगा। और योमोसा को इस पे भी एतराज होता। योमोसा कहता क्या तुम्हें सुमो के बारे में कुछ पता भी है? फिर मैं एक बिगिनर्स के ऑर्डर को क्यों ही फॉलो करूँ? यहाँ पे जब सारे लोग उस पे शक करने लगते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू आगे बढ़ते हुए कहने लगता है हिरोहितो और मैं एलिमेंट्री स्कूल में एक ही डोजो में दोनों के दोनों सुमो परफॉर्म किया करते थे। ये सुन के सबको वहाँ पे थोड़ी तसल्ली होती है। अब ओज़की सवाल पूछते हुए कहने लगता है
तुम दोनों ने एक साथ किया तो तुम भी तो बिल्कुल उशो हिनमारू की तरह होगे। ये बात सुन के उससे फौरन से वो लम्हा याद आता जिस वक्त उशो हिनमारू ने उसका मुंह को सीधा जमीन में गाड़ दिया था। इसी के बारे में सोचते हुए किरीहितो कहता है, नहीं मैं उसकी तरह नहीं खेल सकता, लेकिन हाँ तुम लोग ये मुझसे लिखवा दो। अगर मैंने कहा कि तुम लोग जाओगे नेशनल टूर्नामेंट में तो तुम लोग जाओगे। हाँ, इसका पहला कदम यही होगा कि हम ईगा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के साथ प्रैक्टिस बाउट खेलें। हाई का नाम सुनते ही ओसकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ओसकी काफी परेशानी से कहने लगता है वो स्ट्रॉन्ग से भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पूरे के पूरे कांटो रीजन में ईटा हाई स्कूल के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो क्लब है। हाँ यार, इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। सभी लोगों के बीच में वहाँ पे रियाना भी मौजूद होती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई को सिर्फ और सिर्फ ये बैग पकड़ा है। इसे गलत साबित करते हुए सारे लोग अपने अपने बैग्स दिखाने लगते हैं। उशो हिनमारू कहता वो सब तो ठीक है पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आगे से कुनिसाकी चिहिरो कहता है क्योंकि उससे अपने भाई से प्यार है। इसी दौरान वहाँ पे ईटा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल सुमो क्लब का कैप्टन ताची हाई स्कूल के सुमो क्लब की तरफ बढ़ने लगता है। इसे अपने सामने बढ़ता देख के किरीहितो सबको इसका नाम बताता है। इसका नाम है योमोदो-सा, यूनिवर्सिटी के सुमो क्लब का कैप्टन है। अब अगले सीन में सबके सबने अपनी मावाशी बेल्ट पहनी होती है। ये देख के रियाना ब्लश करते हुए कहने लगती है योमो तुम अपने अंडरवेयर में क्या कर रहे हो। अरे यार, उन सभी बातों से हटके सबसे पहला मैच योमो का होता है। योमो सातो ईगा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के सामने जरा भी टिक ना पाता। ईगा यूनिवर्सिटी वाकई में एक पावर हाउस सुमो क्लब होता। यहाँ पे ओसकी लड़ाई के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ओसकी ने काफी ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है तो उसे गिराना कोई आसान काम नहीं है। और हालांकि वो ओसकी को भी एक ही हाथ से पटक डालते हैं। यहाँ पे मित्सुहाशी की बात है वो तो 1 मिनट में 1 सेकंड में जमीन पे गाड़ा जाता। आखिर इतना कुछ देखने के बाद यूनिवर्सिटी का एक सुमो क्लब मेंबर अपने कैप्टन से सवाल पूछते हुए कहने लगता है आखिर कौन लोग है ये, क्या ये सुमो का मजाक उड़ा रहे हैं। ईटा यूनिवर्सिटी सुमो क्लब का एक मेंबर अहम वजह से डोजो से बाहर जाने लगता है। अब वो जब जा रहा होता है तो उशो हिनमारू की नजर सीधा उसी पे पड़ती है। उसे देखते ही उशो हिनमारू पहली नजर में ही पहचान लेता क्योंकि उसने भी एलिमेंट्री स्कूल में हमारे मेन कैरेक्टर के आगे पार्टिसिपेट किया होता है। तो यहाँ पे देख के उशो हिनमारू उसका हाल चाल पूछने के लिए उसका पीछा करने लगता है। में सुमो बाउट में अब अगला नंबर कुनिसाकी चिहिरो का होता है जो कि कुनिसाकी चिहिरो ये आसानी से रेसलिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट को एक ही झटके में जमीन में पटक डालता। ये बाउट खत्म होने के बाद अब अगली बाउट उशो हिनमारू की होती है। जैसे जैसे ओसकी उशो हिनमारू का नाम ही पुकारता है वो रियलाइज करते हैं कि उशो हिनमारू तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। यार अब कहानी जाती है ईदा हाई स्कूल के सुमो जिम पे। यहाँ पे वही सिल्वर बाल वाला अनजान शख्स अपने बड़े भाई के पास जाके कहने लगता है सोसके। उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से सहमत होके कहने लगता है क्या बात है, सुन उसे सीधा सीधा बता देता इस वक्त यहाँ पे आया हुआ है उशो हिनमारू। पर ना कि सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ हमारे प्रैक्टिस बाउट भी शुरू है। पर सोसके उसे साफ साफ बता देता है सुन तुम्हें तो पता भी है कि मैं इन बाउट्स वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये कहता हुआ जैसे जैसे यहाँ से जाने लगता है सोसके और हमारा मेन कैरेक्टर बेध्यानी में आपस में टकरा जाते हैं। शुरू में तो दोनों एक दूसरे के चेहरे देखते ही नहीं और दोनों के दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसके जैसे जैसे उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने लगता है दोनों के दोनों की नजरें एक दूसरे के साथ मिलती है। जब जैसे जैसे दोनों के दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट में आते हैं दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। इसी में हमें किरीहितो के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपनी ईदा यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो इस सुमो क्लब के कैप्टन के साथ बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। में तो उताची हाई स्कूल का नाम तक उसने नहीं सुना होता। यहाँ तक उसका कैप्टन उनसे बाउट लड़ने में इंटरेस्टिंग भी नहीं होता। पर किरीहितो जैसे जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का निक नेम यूज करता है जो कि उसे नेशनल ट्रेजर के थ्रू मिला होता है ओनिमारू कुनित्सुना, ये नाम सुनते ही सुमो क्लब का कैप्टन फौरन से राजी हो जाता बाउट लड़ने के लिए। उसने एलिमेंट्री स्कूल में तो योकोजुना का टाइटल हासिल कर ही लिया था पर अब वो हाई स्कूल में भी योकोजुना का टाइटल हासिल करना चाहता है। यही एक वाहिद शख्स है हिनमारू सुमो कि तुम लोगों के सुमो क्लब के सोसके को मोटिवेट कर सकता है। तो यार यहाँ पे रिवील किया जाता है कि सोसके को भी हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक खास नेशनल ट्रेजर की तरफ से नाम दिया गया होता है। इसका नाम कुसुनागी सोट। कहा जा रहा है इस बार ईगा के पास कोई भी सुमो स्टार नहीं है और ऊपर से इंटर हाई को जीतने के लिए तुम लोगों को सोसके की जरूरत पड़ेगी। यानी एक बार फिर से सोसके की तरफ जाती है। पे मौजूद एक अनजान सुमो शख्स उनसे सहमत होकर पूछने लगता है कि यह शख्स कौन है। शुन उसे बताता है इसका नाम है उशो हिनमारू। वक्त में दोनों एलिमेंट्री स्कूल में लड़ चुके हैं। उशो हिनमारू सोसके से सहमत होकर कहने लगता है सोसके क्या तुम अभी भी बाउट्स में लड़ने से इनकार करते हो। ये हमें दिखाया जाता है आखिर इसकी वजह क्या होती है। एक बार उशो हिनमारू और सोसके आपस में बाउट में जा रहे थे।
जिसकी शुरुआत में सोस्के उशो हिनमारू के हाथ को झंझोड़ के उसे बहुत बुरे तरीके से जमीन में पटक डालता, जिसकी वजह से उशो हिनमारू का हाथ टूट गया होता। यही वजह को लेके सोस्के के फादर ने उसे घर में काफी ज्यादा डांटा होता और इसके साथ ही साथ उसे मना कर डालता कि तुम बोर्ड में आज से कभी दोबारा नहीं लड़ोगे। हाँ यार, इसी बात को लेके उशो हिनमारू प्रेजेंट में सोस्के से गुस्से से कहने लगता है, आखिर तुम कब तक बाप के अल्फाजों को खुद पे भारी पड़ने दोगे? एलिमेंट्री स्कूल में तुमसे लड़ने के बाद मैंने आज तक तुम जैसे एक काबिल अपोनेंट से दोबारा नहीं लड़ा, तो कुसुनागी सोर्ड मुझसे लड़ो इसी वक्त। सोस्के इनकार करते हुए कहने लगता है, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। अगर इतना कुछ सुनने के बाद उसका छोटा भाई शुन आगे बढ़ता से कहने लगता है, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। जब सोस्के उससे रोकने की कोशिश करता है तो शुन उससे भी साफ साफ बता देता, ब्रदर आखिर इतना कुछ सुनने के बावजूद भी, आखिर इतना कुछ सुन के भी तुम्हें जरा सी भी बेइज्जती महसूस नहीं हुई? उशो हिनमारू, मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें दिखाता हूँ जो कि तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी हौसला अफजाई दोनों को बढ़ा देगा। तो यार अब अगले सीन में शुन वर्सेस उशो हिनमारू बाउट होने को जा रहा होता है। उसकी उसे देख के कहने लगता है, अगर वो ईदा स्कूल में पढ़ता है तो इसका मतलब कोई आम सुमो क्लब का मेंबर नहीं है। क्रीतो आगे से कहने लगता है, ये लाइट वेट चैंपियन है। लाइट वेट चैंपियन का मतलब यहाँ पे ऐसी जगह पे सुमो बाउट लड़ना जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वजन कम ही होता है। तो यहाँ पे ये भी बताता है, पर जहाँ तक ओपन वेट की बात है जहाँ पे सारे लोग बड़े छोटे हर कोई लड़ता है, यहाँ पे भी शुन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया था। ये सुनते ही ओताची हाई स्कूल के सारे सुमो क्लब के मेंबर से हैरान हो जाते। सबसे हटके तभी शुन को वो लम्हा याद आने लगता है, वो मौका, वो वक्त, वो समय। इस पर उशो हिनमारू अपने टाइटल को पाने के काफी ज्यादा करीब था। एक एक लम्हा याद आता है कि उशो हिनमारू अपने से बड़े साइज वालों को कैसे पटक डालता था, जो सब देख के उसका दिल भी ये तलब करने लगा, वो ये ख्वाहिश रखने लगा। वो उशो हिनमारू की तरह बनना चाहता था, वो उशो हिनमारू को योकोजुना को पाना चाहता था। उसे ये काफी ज्यादा पसंद था कि बस मैच की शुरुआत में उशो हिनमारू कदम से कदम मिला के, नजर से नजर मिला के अपने बंदे पे सीधा टूट पड़ता है, ना कि इधर उधर लेफ्ट और राइट नहीं, बस सीधा आता है और सीधा ही पटक डालता है। लेकिन हाँ, तुम्हें हराने के लिए, जीतने के लिए मैंने इसी स्टाइल को छोड़ दिया। तो उसके और सारे लोगों की नजरें अब हमारे मेन कैरेक्टर और शुन पे होती है। देखते ही देखते दोनों की बाउट की शुरुआत ही होती है। देखते ही देखते एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। उशो हिनमारू उसे टैकल करने के लिए आगे बढ़ता है। शुन कुछ ज्यादा ही नीचे गुस्सा होता है, यहाँ तक उसकी रेंज से भी ज्यादा नीचे। शुन नीचे गहराइयों से वार कर रहा है। ये देख के सारे शौक होते हैं। करी तो अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, यही वो स्टाइल है जिस वजह से वो लाइट वेट चैंप खिलाने लगा था। इसी का स्टाइल को यूज करके उसने सब चीजों पे बारी पारा काबिज किया। अब हमें दिखाया जाता है शुन इससे पहले नीचे गहराइयों से उशो हिनमारू पे वार कर भी पाता। उशो हिनमारू से अपने हाथ की फोर्स से रोक लेता। सिर्फ इतना, उशो हिनमारू अब उससे पीछे धकेलने लगता है। ये देख के यूनिवर्सिटी के अपने सुमो वाले मेंबर्स ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि शुन उनका टॉप सुमो रेसलर्स में से एक है। हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को टैकल कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को टक्करे मार रहे होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे होते हैं। जब दोनों के दोनों एक दूसरे की मवाशी बेल्ट को पकड़ के पटकने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुन तो उससे उठा ना पाता, पर उशो हिनमारू अपने सर से लेके पैरों तक कसो लगा के उससे हवा में उठा लेता। देख के सोस्के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता। इससे पहले उशो हिनमारू उससे जमीन में पटक डालता, उसका काम तमाम कर देता। अभी उशो हिनमारू उसकी मवाशी बेल्ट और उसके पैर में पैर डाल के कस के पकड़ने के बाद उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड डालने लगता ताकि वो पीछे की तरफ गिर जाए। जब ऐसा होने को इजार होता है, उशो हिनमारू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। तेरी कमर को अपने पैरों के दम से रोक लेता। जो ही उशो हिनमारू की कमर बस सीधी ही होती है। ये उशो हिनमारू शुन को एक दमदार झटका देके उस पे अपनी डीमन व्हील टेक्निक का यूज करता। शुन उसकी डीमन व्हील जैसी टेक्निक को भी झेल के अपने कदम दोबारा से जमा लेता। ये देख के तो वहाँ पे सारे लोग शौक हो जाते कि ऐसी टेक्निक को टैकल कर लिया उसने। मौका देखते ही शुन उशो हिनमारू को ही रिंग से बाहर पीछे धकेलने लगता। ये सब कुछ देख के उशो हिनमारू डीमन व्हील के साथ ही साथ डीमन स्टोन को, दोनों टेक्निक को एक ही बार में यूज करके उसे जमीन में पटक डालता। तो हाँ यार, अब दोनों के बीच में बाउट तो एंड हो जाती, पर अभी भी उशो हिनमारू को अंदर ही अंदर से सुकून ना मिला होता। वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो रेसलर की आंखों में आंखें डाल के कहने लगता है, सोस्के मैं तुम्हारा रिंग में इंतजार कर रहा हूँ, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। एक दिन मैं प्रोफेशनल सुमो में योकोजुना खिलाऊंगा, पर तुम्हारा क्या? सिर्फ और सिर्फ योकोजुना के बेटे ही खिलाना चाहते हो? क्या ये तुम टाइटल खुद हासिल नहीं करना चाहते?
तब के अभी जो फिलहाल योकोजुना है वो सोस्के का फादर है, जहाँ के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, सोस्के हमारे मेन कैरेक्टर के बरकते हुए शोलों को महसूस कर पाता। हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक एक अल्फाज में जो जज्बा छुपा होता, सोस्के उसे महसूस करके सीधा रिंग में कदम रख देता कि आज पता नहीं कितने सालों से उसने आज तक रिंग में कदम नहीं रखा था। कि अंदर ही अंदर से मेरी मानो तो उससे कहीं ना कहीं पे पता है उशो हिनोमारू ही सिर्फ वो वाहिद शख्स है जो कि उसे टफ फाइट दे सकता है। ये सब कुछ देख के शुन भी सोच में पड़ जाता और वो कहने लगता है, हिनोमारू तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, पर आज तुम्हारी नादानी, तुमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। देखते ही देखते दोनों सुमो क्लब के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट का मैच शुरू हो जाता। अब दोनों के दोनों लेफ्ट राइट मुड़ने के बजाय सीधा एक दूसरे पे टूटा पड़ते हैं और सीधा सीधा दोनों के दोनों एक दूसरे में अपना सर दे मारते हैं। कारण उशो हिनोमारू डैमेज लेने की वजह से पीछे हटता। अब हमारा मेन कैरेक्टर सही से उसके एक वार को झेल भी ना पाया होता। इसी में सोस्के उसके मुंह पे एक दमदार सुमो स्लैप मारता। अब जैसे न जैसे करके उशो हिनोमारू अभी भी अपने कदमों पे खड़ा होता। जब उशो हिनोमारू उससे स्लैप मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसी बीच में, इसी लम्हे में, उसी वक्त में, उसी समय में, उसी टाइम में उसके हाथ को टैकल करके उसी मूव का इस्तेमाल करने लगता, जिसमें एक वक्त में उसके फादर ने उसे सुमो ही छुड़वा दी थी। और उस बात को काफी ज्यादा साल हो चुके हैं। उशो हिनोमारू पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हिनोमारू दमदार तरीके से जोर से चिल्लाता, अपनी कमजोरी को ही अपने फायदे के इस्तेमाल करते करते इसी किस्म सोस्के को जमीन में पटकने को जा रहा था। यही वजह से सोस्के उसका हाथ खुद ही छोड़ डालता। उशो हिनोमारू फिर से एक बार चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता। सोस्के उस लम्हे में भी उस पे भारी पड़ जाता। देखते ही देखते दोनों के दोनों एक दूसरे की मवाशी बेल्ट से पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ देख के सारे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगला मूव इनका ये स्टैंस इस बात की गवाही दे रहा होता कि अगला मूव इनका आखिरी होगा। दोनों के दोनों एक दूसरे की मवाशी बेल्ट से पकड़ के सर से लेके पैर तक का जोर लगा के चिल्लाते। एनर्जी वो चिल्लाने में लगा रहे होते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी दोनों के दोनों एक दूसरे को पटकने में लगा रहे होते हैं। हर एक धड़कते हुए दिलों को जोर का झटका, हर एक की नजरें इधर टिकी होती है। अब कौन होगा फाइनल विनर, किसमें है दम। पर तभी इससे पहले इनका रिजल्ट फाइनल हो पाता, वहां पे एक अनजान शख्स आके चिल्लाते हुए कहने लगता है, सोस्के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। योकोजुना ने अपने बेटे को सिर्फ ज्वाइन एक ही शर्त पे करने दिया था कि वो आखिर किसी भी बाउट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ यार, इसी तरह ये इंटेंस बैटल यहाँ पे इनकम्प्लीट रिजल्ट पे आ पहुंचता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों सुमो फाइटर्स बढ़ के सांसें ले रहे होते हैं, काफी ज्यादा थके होते हैं। इसी में सारे लोग अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं। उशो हिनोमारू काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और काफी ज्यादा चुप सा होता है। हालांकि सोस्के का भी हाल कुछ अच्छा नहीं होता। खैर यार, वो अपने भाई से कहता है, ये पहली बार मैंने अपने बाप की नाफरमानी की है। मेरे बाप के योकोजुना होने के नाते उसके अल्फाज एब्सोल्यूट है, उसके अल्फाज पत्थर पे लकीर है। लेकिन आज देखो तो सही मुझे। शुन उसकी मायूसी देख के उससे सवाल पूछता, तो तुमने क्यों किया ये फिर। ये जैसे जैसे कहता है, सोस्के को फौरन से वो लम्हा याद आता है। तरीके से, जिस बहादुरी से और जिस करेज से, जिस हिम्मत से, जिस एब्सोल्यूट पावर से उशो हिनोमारू ने शुन को जमीन में पटका होता। सब कुछ देख के जो जज्बात जो सोस्के के सर पे सवार हुए, जो जुनून जो उसकी आंखों में भड़क उठा, लगाव था उसके दिल में सुमो रेसलिंग से, वो सब चीजें बस उससे एक ही चीज कहने पे मजबूर कर रहे थे कि लड़ो उससे। पर वो अपने भाई को सिर्फ इतना ही कहता है कि बस मुझे नहीं पता। का भाई उससे यही कहता है, तो साफ अल्फाजों में कहो ना कि उसने तुम्हारी गैरत को बाहर निकाल दिया। इसी में हमें उशो हिनोमारू के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपने दिल में कहने लगता है वो फाइट जारी रहती मैं जरूर। से पहले कि ही तो पीछे से कहने लगता है, तो तुमने अपने फजू से स्टाइल में, सामने से टूट पड़ने के स्टाइल में उससे रेसलिंग की, जो कि एक स्टूपिड स्टाइल है। पर हाँ, यह स्टाइल तुम्हारे साथ सूट भी करता है। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मैंने देखी है, बात में हमारे मेन कैरेक्टर की एक एक मेहनत छुपी है और उसकी नाकामी छुपी है। अरे यार, क्रीतो से कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टूपिड होने के नाते तुम कैसे जीत सकते हो। अब अगले सीन की शुरुआत समंदर के बीच में एक बोट पे सवार उशो हिनोमारू और उसके फेलो मेंबर से होती है। तभी वहाँ पे मौजूद योमसा बिगड़ी हालत में कहने लगता है, ओए हम यहाँ पे मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए आए थे, ना कि सीड वीट के लिए। जबकि उधर ही मित्सुहाशी की हालत उससे भी कई गुना ज्यादा बदतर होती है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे मौजूद ओसकी अपनी बैलेंसिंग आर्ट में प्रैक्टिस कर होता है, जो कि सुमो के लिए एक इंतहाई जरूरी चीज है। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग को ही लेके सबको बताने लगता है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम जीन कॉकटियो था। तो यार, उसने पूरी की पूरी सुमो को द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग का करार दिया। तो हाँ यार, आम अल्फाजों में सुमो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने सामने वाले अपोनेंट के बैलेंस को बिगाड़ के उसको सीधा जमीन में पटक डालना।
उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के उशोइनमारू सहमत होकर कहने लगता है, समझ गया, बोर्ड के यूं हिलने के दौरान बैलेंस को बरकरार रखना, इसके कारण हम उन मसल्स को मजबूत कर पाएंगे जिससे हम अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं। सारे कामों को निपटाने के बाद जब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, उशोइनमारू कुरिहितो से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, तुम्हें वो लम्हा तो याद है ना? ये जैसे जैसे कह होता है, हमें उन दोनों के बीच में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे उशोइनमारू और कुरिहितो आपस में टेलीफोन में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे कुरिहितो कहता है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में नहीं देखा। ये नहीं कि मैं वक्त पे पहुंच नहीं पाया, बल्कि ये तुम काफी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। कुरिहितो ये कहते कहते थोड़ी देर रुक जाता, फिर काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, उशोइनमारू, क्या तुम्हें वाकई में सुमो पसंद है? जो सुन के उशोइनमारू उससे भी कई गुना ज्यादा सीरियस होके उसका जवाब देते हुए कहने लगता है, एक ऐसा सवाल था, जाहिर सी बात है मुझे सुमो पसंद है, और ऊपर से मैं योकोजुना स्टाइल को इस्तेमाल करता हूँ जीतने के लिए, क्योंकि इसे काफी ज्यादा और भी मजेदार बनाता है। तो कुरिहितो ये सुन के कहता है, तुम अभी तक एक मैच भी नहीं जीते जब से तुमने मिडिल स्कूल में ज्वाइन किया है। क्या तुम्हें हारना पसंद है? क्या तुम्हें अभी भी मजा आ रहा है? योकोजुना स्टाइल से लड़ना एक अच्छी चीज है, पर क्या इससे एक और अच्छा तरीका नहीं है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कामयाब भी होगे। फ्लैशबैक से बाहर उशोइनमारू उससे ये भी बताता है, मुझे मास्टर यामातो कुनी ने वही चीज बोली थी, वही अल्फाज बोले थे जो उस रोज, जो उस लम्हे में, उस वक्त में तुमने मुझे कहे थे। मुझे सीधा सीधा मास्टर योकोजुना से खुद ही लेक्चर मिला था। मास्टर ने उशोइनमारू से कहा था, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। वहीं पे मौजूद सारे के सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का नहीं है जिसे एलिमेंट्री स्कूल में योकोजुना का टाइटल मिला था, पर हाँ उस वक्त से उसका कद लगता है अभी तक नहीं बढ़ा, और अपने इसी साइज की वजह से ये आजकल कम ही पार्टिसिपेट करता है। वहीं पे मौजूद जो कि उशो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, मास्टर उन्हें कहने लगता है, अपनी जबान संभाल के बात क्या करो। हालांकि उशोइनमारू उन्हें बता देता है उसे इन चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और ये सुनने के बाद भी मास्टर उसे फिर भी कहने लगता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर खैर यार तुम्हें नहीं लगता कि वाकई में छोटे कद होने के बावजूद भी सामने से टूट पड़ना एक बेवकूफी है? उशोइनमारू मास्टर यामातो कुनी से कहने लगता है, पर आप भी तो अपने करियर में सीधा सीधा टूट पड़ते थे। मास्टर उसे साफ साफ बताता है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, मतलब के सुमो से हट के भी वो हर चीजों पे सामने से फेस करते हैं। उसकी ये बात सुन के उशोइनमारू भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तो ठीक है फिर, तो यही तौर तरीका, यही उसूल आज से मेरी जिंदगी में भी। इसके साथ ही साथ उशोइनमारू सख्त लहजे में कहने लगता है, वैसे भी मैं एक योकोजुना बेल्ट तो पा ही चुका हूँ, और इसके साथ ही साथ अब मैं दूसरी को भी पाऊंगा। उसने मुस्कुराना है वो अभी से ही मुस्कुरा ले। पोटेंशियल, उसका जज्बा देख के वो मास्टर भी कहने लगता है, तो ठीक है फिर, आज के बाद से 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस करो, और इसके बाद तो मुझे आके बता सकते हो तुम्हारी जिंदगी का क्या असूल है। तो हाँ यार, यहाँ पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है। उशोइनमारू कुरिहितो को भी बता देता है कि उस लम्हे के बाद, उस वक्त के बाद, उस समय के बाद मैंने जरा सा भी अपना इरादा को तर्क नहीं किया। देखिए कुरिहितो भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ यार। इसके बाद वो भी काफी सीरियस होके अपने मन ही मन में कहने लगता है, यही वजह से तो मैंने इस चीज की भी तैयारी कर रखी है। दोनों के पीछे बाकी चारों भी आपस में मस्ती और बातों में लगे होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे कुनिसाकी ये बताता है कि मेरा गोल अभी भी मिक्स मार्शल आर्ट ही है। के साथ ही साथ उसने रिसर्च भी की होती है आखिर प्रोफेशनल सुमो रेसलर बनने के लिए क्या करना होता है। यहाँ पे आखिर में उसका एक पॉइंट ये होता है कि अगर तुम वाकई में प्रोफेशनल बनना ही चाहते हो तो तुम्हें एक फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में तुम्हारी हाइट एटलीस्ट 67 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मियाशाकी काफी हैरानगी से कहने लगता, तो इसका मतलब तो ठीक उसकी बात से सहमत होके ओसकी बोलने लगता, हाँ उशोइनमारू जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले, सर से लेके पैरों तक का जोर लगा ले, लेकिन वो कभी भी प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं खिला सकता। योमसा आगे से काफी परेशानी में कहने लगता है, तो फिर आखिर क्यों वो इतनी मेहनत कर रहा है? फिर क्या चीज अभी तक उसे मोटिवेट कर रही है? यार अब अगला सीन डोजो में होता है, जहाँ पे कुरिहितो ने सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल ट्रेनिंग रेजिमेंट्स तैयार किए होते हैं। वहीं पे मित्सुआशी सवाल पूछते हुए कहने लगता है, सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें ट्रेन कर रहे हैं, पर आप खुद भी तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो शायद हमारे साथ आपको भी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। कुरिहितो बता देता कि मैं किसी भी प्रोफेशनल बाउट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने को जा रहा। मियाशाकी काफी हैरानगी से कहने लगता है, मैं तो एक रुकी हूँ, अगर आप मेरी जगह ले ले तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात से योमोसा भी सहमत होता और वो कहता, अगर तुमने वाकई में सुमो एक जमाने में खेल रखी है तो फिर तो तुम्हें हमारे साथ जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक और चीज, अगर तुम वाकई में काबिल हो हमें लीड करने के, मेरे ख्याल में तुम्हें सबूत भी देना चाहिए।
करीतो काफी चिड़चिड़े अंदाज से जवाब देता है, क्या ही सर का दर्द है। ठीक है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मित्सुहाशी, मेरे लीड के थ्रू तुम जैसे को तो हरा ही देगा। हालांकि ये सब कुछ सुन के मित्सुहाशी की काफी ज्यादा परेशान हो जाता। करीतो कहता फिक्र मत करो यार। अब देखते ही देखते बाउट होने को जारी होती है, मित्सुहाशी वर्सेस योमोसा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बाउट की शुरुआत में योमोसा उस पे काफी ज्यादा सुमो स्लैब की बारिश कर डालता है। एक लम्हा आता है जिसमें योमोसा सर से लेके पैर तक का जोर लगा के एक दमदार सुमो स्लैब मारने को जा रहा होता है। बीच में करीतो चिल्लाते हुए कहता है, यही है तुम्हारा मौका। पाते ही मित्सुहाशी अपने हाथ से उसके हाथ को नीचे की तरफ धकेलता, इससे के कारण योमोसा का पूरा बैलेंस आउट हो जाता और वह जमीन पे गिर जाता। करीतो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, जब तुम सुमो स्लैब से वार करने को जा रहे होते हो अपना सारा का सारा अपर बॉडी का दम अपने हाथ पे लगा देते हो, तक तुम अपनी टांगों को भूल ही जाते हो। तुम अपनी टांगों पे जरा भी फोर्स का यूज नहीं करते। जब वार करने के लिए तुम्हारी कमर आगे की तरफ झुकती है, हमारे पैर पीछे की तरफ बेबस हो जाते हैं। हमारा पूरा का पूरा जोर अपर बॉडी की तरफ होता है। बस तुम्हारे हाथ को नीचे धकेल के तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट अगर तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम जमीन पे गिर जाते हो। आखिर इतना कुछ देखने के बाद कुनिसाकी चिहिरो उससे सवाल करता है, तो ठीक है फिर तुम मेरे बारे में क्या करोगे? तो प्रोफेसर आपने मेरे लिए कौन सा लेक्चर तैयार कर रखा है? तो हाँ यार अब अगली बाउट होने को जा रही है, मित्सुहाशी वर्सेस कुनिसाकी चिहिरो। उस दौरान अपने मन ही मन में कह होता है, जरूर उसने योमो को हरा दिया और जो अगला है वो रेसलिंग चैंप है। वो ये सब कुछ सोच रही होता है कि उसी बीच में बैटल शुरुआत होते ही बैटल खत्म भी हो जाता। जीत मित्सुहाशी की होती। फिर करीतो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, हमारे कदम की हील हमेशा लड़ते वक्त ऊपर होती है, तक तुम्हारा पैर पूरा जमीन पे होगा ही नहीं तो तुम ग्रिप अपनी कैसे बरकरार रख पाओगे? जब मित्सुहाशी वर्सेस ओज़की होने को जा रहा होता है करीतो मित्सुहाशी को समझाने लगता है कि तुमने उसके खिलाफ कैसे जीतना है। बाउट की शुरुआत में मित्सुहाशी उसके पाँव के एंकल से पकड़ के पीछे की तरफ पटक डालता। करीतो एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लोअर बॉडी ही स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारी लोअर बॉडी इस्तेमाल ना हो तो तुम्हारी अपर बॉडी को हराना काफी ज्यादा इजी है। अगर तुम उससे वक्त पे धकेल देते वो तुम्हारे इतना करीब आ ही ना पाता। इतना कुछ देखने के बाद योमो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहने लगता है, तो मैं मान ही गया, ये बकवासी शख्स हर चीज को समझता है। वहीं पे मौजूद कुनिसाकी चिहिरो कहने लगता है, मैं समझ गया, तुम हमें सिखा रहे हो कि अपने अपोनेंट की कमजोरियों से कैसे फायदा उठाना है। करी तो काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, ऐसी बात है ही नहीं। जो प्रोफेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जरा सी भी कोई कमजोरी नहीं है। तो पता है वो इस गेम के पुराने खिलाड़ी है, जबकि तुम्हें तो देखो तो सही, तुम लोग अभी अभी उठ के आए हो। किसी ने तुम लोगों को मुंह धोना भी सिखाया है या नहीं? पर फिक्र किस चीज की है, ऐसी ही जगह पे मेरा किरदार तुम लोगों के काम आएगा। जहां तक तुम लोगों को मित्सुहाशी से हारने की बात है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को मित्सुहाशी की मदद से दिखाया है वो तुम लोगों की कमजोरियां नहीं है, बल्कि ये वही एरियाज है जिनको तुम लोगों ने मजबूत करना है। और इस बच्चे कुछ टाइम में हम उन वेपन्स को संवारेंगे जो तुम लोगों के किनारा कश में पड़े हुए हैं। अगर तुम पूरे तरीके से बेहतर भी ना हो पाए, पर फिर भी तुम्हें बस एक खिलम मूव की जरूरत होगी। एक ऐसा मूव हम डेवलप करेंगे जिसके थ्रू तुम अपने आप को प्रोफेशनल सुमो रेसलर कह पाओगे, जिसके थ्रू तुम नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे, इसके थ्रू तुम अपने सामने खड़े होने वाले को हर एक को पटक पाओगे। और अब जहां तक हिनोमारू तुम्हारी ही बात है, तुम एक जबरदस्त किस्म के फाइटर हो, पर सुधार करने की हमेशा से जगह होती है, तो इसलिए मैं तुमसे खुद ही रेसलिंग करूंगा। यार अब अगले सी में दोनों के बीच में बाउट होने को जारी होती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर हिनोमारू इसी बीच में फ्लेम से उबरने लगता है। वो किसी को भी अपने सामने से आने से रोकता नहीं है, और जब वो उसके सामने आ खड़ा होता है वो उसे फौरन से एक ही झटके में जमीन पे पटक डालता है। जबकि उधर ही दूसरी ओर करीतो उसे सुमो के रिलेटेड हर एक नॉलेज मालूम है कि अच्छे से अच्छे चैंप्स वगैरह को भी टफ टाइम दे सकता है। बाउट की शुरुआत होने से पहले उशो हिनोमारू काफी सीरियस होकर कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो रिंग में जरा सा भी वो पर्सन नहीं होता जो तुम मुझे देखते हो। करीतो भी उससे बता देता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। मैं तुम्हें बता दूं उशो हिनोमारू, मैं तुम्हारे ही रूल्स को फॉलो करने को जा रहा हूँ। तुम पे बिना स्ट्रेटेजी के सामने से टूट पड़ूंगा ताकि तुम मेरी बात को समझ सको। आउट की शुरुआत होने को जा रही होती है, तो अपना स्पाइडर स्टैंस ले लेता है। साफ पता चलता है कि ये भी काफी गहराइयों से अटैक करता है। आउट की शुरुआत में तो काफी तेजी से उशो हिनोमारू की तरफ बढ़ के उसे टक्कर मारता। तो इतनी तेजी से बड़ा होता कि अच्छे प्रेडिक्ट न कर पाते। ये देख के ओज़की कहने लगता है, इसने तो उशो हिनोमारू को मजबूर कर डाला कि वो भी उसका नीचे से सामना करे। इसकी वजह से अब उशो हिनोमारू अपने फुल फोर्स से उसे पीछे धकेल नहीं सकता। सुहाशिकी ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि हाँ यार, यहाँ तक वो उशो हिनोमारू के आगे भी खड़ा हुआ है, नजर से नजर मिला के।
पता इसी बीच में उशो हिनामारू अपना हाथ उसकी गर्दन में डाल के उससे पीछे धकेलता। इसके बाद उशो हिनामारू के हाथ जब जैसे जैसे फ्री होते हैं वो उस पे सुमो स्लैब से टूटा पड़ता। उसके एक एक सुमो स्लैब के पीछे इतनी बड़ी फोर्स होती है। रिहितो भी उसे महसूस करके उसके स्टाइल की दाद देने लगता, उसके योकोजुना स्टाइल की दाद देने लगता। उसके पैशन और उसके गरूर की दिल ही दिल में दाद दे रहा होता। उशो हिनामारू सुमो स्लैब से उसे धकेलता धकेलता रिंग के पीछे ले आता, यहाँ तक वो रिंग से बाहर होने को जा रहा था। देखते ही देखते वो उशो हिनामारू का हाथ पकड़ के सही रिंग से बाहर फेंकने की बाजी पलटने की कोशिश करता। और उशो हिनामारू ऐनी मौके पे अपने पैर से अपने आप को रोक लेता, रिंग में एक बार फिर से अपने कदम जमा लेता। देखते ही देखते वो दोनों के दोनों एक दूसरे की मवाशी बेल्ट को पकड़ लेते हैं। जिस तरीके से दोनों ने पकड़ा होता उसे राइट हैंडेड ग्रिप कहा जाता है, जो देख के ओसकी भी रियलाइज कर जाता कि हाँ यार किरीहितो तो वही कर रहा है जो उशो हिनामारू कर रहा है, मतलब कि उसका ही योकोजुना स्टाइल को यूज कर रहा है और वो भी उसके ही खिलाफ। फिर इतना कुछ देख के इतना कुछ महसूस करके उशो हिनामारू गुस्से से कहने लगता है, मैं क्या लगता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं पता ही ये कैसे खत्म होगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पे पटक डालूं। तुम क्यों मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम क्यों मुझसे करवाना चाह रहे हो, या फिर तुम मेरी 3 साल की मेहनत को गले लगाना चाहते हो। जैसे जैसे उशो हिनामारू 100 व्हील टेक्निक का यूज करके किरीहितो को सबीन के बल पटकने को जा रहा था। किरीहितो को वो लंबा, वो मौका, वो समय, वो टाइम वो याद आता जिस वक्त उशो हिनामारू को उसने कहा होता सबसे ज्यादा मेहनत करते हो पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम कामयाब भी होगे। इसी को याद करके किरीहितो अपने मन ही मन में कहने लगता है, उस दिन के लिए, मुझे उस लम्हे के लिए, मुझे उस वक्त के लिए, बल्कि मुझे आज तक उस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें ये क्यों कहा। मैंने उसे सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए देखा और उसकी कदर करने के बजाय मैंने उसके मुंह पे कह दिया, उशो हिनामारू मैं वादा करता हूँ कि मैं ये तुम्हें दोबारा कभी नहीं कहूंगा। ये वजह से अब मैंने एक रास्ता ढूंढ ही लिया है कि तुम भी एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर बन सकते हो। तो ये जैसे जैसे कह रहा होता है वो भी उशो हिनामारू वाली 100 व्हील टेक्निक वो भी उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगता, मतलब कि अब दोनों एक ही टेक्निक का यूज करके एक दूसरे को पटक रहे हैं। मैं ले लेता हूँ तुम्हारी सुमो को, उस सुमो को जो कि कुसानाकी चिहिरो को नहीं हरा सकती, उसे मैं सिर्फ और सिर्फ मासी करार देता हूँ। वो अब सिर्फ और सिर्फ एक गुजरा हुआ वक्त है। यहाँ पे किरीहितो उशो हिनामारू की टेक्निक का यूज करते करते उसके साथ ही साथ अपनी टेक्निक को भी कंबाइन करता है। वो अपने पैर से उशो हिनामारू के पैर को ही उठा देता है, ट्रिपल कॉम्बो टेक्निक। पर ऐसा करते हुए दोनों का बैलेंस आउट हो जाता। हाँ यार अब हमें दिखाया जाता है उशो हिनामारू पीठ के बल जमीन पे गिरा होता है, दूसरी ओर किरीहितो के हाथ और उसके घुटने जमीन पे होते हैं। किरीहितो काफी बड़बड़ के सांसें ले रहा होता है, उसके पास जरा भी बात करने का भी स्टेमिना नहीं बचा होता। पर वो उशो हिनामारू से कहता है, ख्याल में मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पहले से ही पता तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने उशो हिनामारू की टेक्निक के साथ ही साथ अपनी टेक्निक को कंबाइन किया, मतलब कि 3 अटैक्स को एक ही टेक्निक में। सुहाशिकी कहने लगता है, तो इसका मतलब तुम हमारे उशो हिनामारू को एक नई टेक्निक सिखाना चाह रहे हो। उशो हिनामारू जैसे जैसे उठने लगता है तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, चाहे जरूर, मगर हाँ इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। ओसकी आगे से कहने लगता है, सारी सी बात है, 2 मूव को एक बार में लाना आगे ही काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम लोग उल्टा अपने 3 मूव की बात कर रहे हो। जिस दौरान तुम ये करने लगते हो अगर ये उस दौरान फेल्ड हो जाए फिर तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं होगा। खैर यार उशो हिनामारू किरीहितो को शुक्रिया कहता। किरीहितो अभी भी काफी ज्यादा सांसें ले रहा था और वह सांस लेते हुए कहने लगता है, एक वक्त था जिसमें मैंने तुम्हारी सुमो से इनकार कर दिया था, पर अब मैं और देखना चाहता हूँ अपने से बड़े बड़े लोगों पे सीधा टूट पड़ना और उनको ही जमीन में पटक डालना, जो कि तुम्हें लोगों के बीच में अपने आप में ही खास बनाता है। तुम्हारी अपनी योकोजुना स्टाइल का नाम होगा हिनामारू सुमो। सबके बात करी तो डोजो के चेंजिंग रूम में जाने लगता है कि थोड़ी देर बाद मित्सुहाशी उसकी ग्लासेस उसे देने जाता है। कुनिसाकी चिहिरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो प्रोफेसर और मैं और उशो हिनामारू तीनों टूर्नामेंट्स में काफी ज्यादा तबाही मचा देंगे। उशो हिनामारू काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है, बुरा ना मानना और तुम्हारे मूड की तबाही के लिए किरीहितो किसी भी टूर्नामेंट में एज अ मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि उसे लंग्स की बीमारी है, उसके लंग्स काफी ज्यादा कमजोर है, उसकी सांस एकदम फूलने लगती है, स्टेमिना इंतहाई कम है, अगर वो थोड़ी देर भी ज्यादा लड़े तो काफी ज्यादा रिस्क है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स तक ही सही तरीके से लड़ सकता है। मित्सुहाशी ये जान के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, उसे काफी ज्यादा दुख होता है। किरीहितो उसे बताता है, मैंने अपनी किस्मत को ही लानत पुकार दिया, मैं अपनी सारी की सारी हिम्मत मोटिवेशन खो चुका था, यहाँ तक एक वक्त था जिसमें मैं सुमो क्विट करने का भी सोच रहा था, पर फिर मैंने एक शख्स को देखा था,
उसकी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब थी। यहाँ पे किस्मत उसका मजाक उड़ाया करती थी, और सबके बावजूद भी उसका जज्बा, उसका घमंड टूटा ना, और वो कंटिन्यू करता चला गया। करीहितो काफी ज्यादा सुमो से प्यार करता था, तो मित्सुहाशी उसे कहता है तो यही वजह से हमने सुमो रेसलिंग के बजाय ये डिसाइड किया कि तुम सुमो कोच खिलाओगे। करीहितो इस पे हाँ ही कहता, और वो कहता मैं ये चाहता हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि वो तो कामयाब हो ही जाए। यहाँ पे बात उशो हिनमारू की हो रही है। आखिर तक कुछ सुन के मित्सुहाशी को मजीद अफसोस हो रहा था। कहता पर फिर भी तो तुमने हार कभी नहीं मानी, ये किस्मत, ये दुनिया मुझे जैसे अरे गहरे को एक चांस दे रही है, पर फिर आखिर तुम्हें क्यों नहीं। करीहितो उसकी बात से एग्री ना करता, और वह कहता तुम एक असली सुमो रेसलर हो। हमारी प्रैक्टिस के बाद मैंने तुम्हें देखा था काफी बार रात को अकेले में ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो क्लब के 5th मेंबर तुम ही खिलाओगे। मित्सुहाशी के तरी दूसरी और दूसरे लोगों को भी ये सुन के अफसोस होता कि एक टैलेंटेड पर्सन एक ऐसी चीज की वजह से सफर कर रहा है जिसका उस पे कंट्रोल ही नहीं है। योमोसा कहता है वैसे ये बात तो हिनमारू की ही है, हिनमारू का कद भी छोटा है, वो कभी भी असली प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं खिला सकता। तो बताओ आखिर क्यों उस चीज के लिए मेहनत करो जिसको तुम कभी जिंदगी में पा ही नहीं सकते। तभी करीहितो बीच में आके कहने लगता है क्योंकि इसके अलावा भी एक और रास्ता भी है। इंटर हाई इंडिविजुअल चैंपियन से नाम दिया जाता है हाई स्कूल योकोजुना। अगर कोई इस टाइटल को पा ले उसे जापान के हर एक नेशनल चैंपियन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कुनिसाकी चिहिरो कहता है आखिर वो क्या होता है। उसे उसे समझाते हुए कहने लगता है ये एमेचर्स आम लोगों की जर्नी होती है, ऐसा टूर्नामेंट जिसमें कॉलेज स्टूडेंट से लेके एडल्ट्स तक पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम जीत जाओ तो तुम माकुशिता डिवीजन में एंटर कर जाते हो। जिन्हें पसंद किया जाता है उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती है लेवल्स के मुताबिक, डिविजन्स के मुताबिक। करीहितो बताता है कैप्टन अगर तुमने सारे रूल्स पढ़े हो तो वहाँ पे ये भी लिखा था कि हाई स्कूल योकोजुना को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो फिजिकल एग्जाम्स के बिना पर प्रोफेशनल सुमो टूर्नामेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब योकोजुना बनना हिनमारू का मुकद्दर होना चाहिए। रितो अपना सर झुका के सबसे कहने लगता है प्लीज मुझे इजाजत दो, तुम सबका कोच खिलाऊं और इसके साथ ही साथ हिनमारू सुमो को परफेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको बनाना चाहता हूँ जो वो बनना चाहता है। दूसरे सीन में सोसुके अपने फादर एक रियल योकोजुना के आगे सर झुका के बैठा होता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी नाफरमानी करके बोर्ड में पार्टिसिपेट किया था। रियल योकोजुना उसका फादर उससे पूछता है तो बताओ बेटा कैसा फील हुआ था। सोसुके इसके जवाब में कहता है मुझे वो याद आ गए, वो मौका जिस वक्त में मुझे कितनी मोहब्बत होती थी सुमो से। इसके अलावा भी काफी ज्यादा स्टूडेंट है जो कि हाई स्कूल कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं और उनसे भी मुझे वही फीलिंग आती है। उन सबको हरा के मैं टॉप सुमो रेसलर बनना चाहता हूँ और आपके बेटे होने के नाते इससे मैं एक इज्जत, एक ऑनर की बैच की तरह अपने सीने से लगा बैठ के चलूंगा। रियल योकोजुना इसके जवाब में कहता है ये पहली बार तुमने अपनी डिजायर्स शेयर किया है, आज के बाद से वैसे ही जियो जैसे कि तुम्हारा दिल चाहे। और मैं बता दूं ये वही है मास्टर यामातो कुनी। इसने एक वक्त में उशो हिनमारू को भी लेक्चर दिया था। वो उससे पूछता है अपने बेटे से आखिर कौन है वो शख्स ने तुम्हारे सोए हुए जज्बात को जगा दिया था। वो नाम लेता उशो हिनमारू। ये नाम सुनते ही उससे भी वही वक्त याद आता है जहाँ पे उशो हिनमारू ने कहा होता है कि वो योकोजुना का टाइटल को पा के ही रहेगा, जिसने हंसना है वह अभी से हंस ले। दूसरे सीन में एक बार फिर से करीहितो की तरफ शिफ्ट होता है जो कि वो अपना सर झुका के बैठा होता है। ओज़की एज अ कैप्टन उससे कहता है अपना सर मत झुकाओ। तो यार करीहितो उशो हिनमारू से कहने लगता है सिर्फ सोसुके ही नहीं कि तुमने सिर्फ सोसुके को ही हराना है, इसके अलावा भी कंट्री में काफी लोग मौजूद हैं जिनके पास नेशनल मोनिकर टाइटल्स मौजूद है। इससे एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल योकोजुना भी है। ये सुन के योमोसा काफी हैरान होता और चिहिरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता। हिनमारू सुमो कहने लगता है इनको हरा के इनकी ही बेल्ट लेना वो मेरा गोल था। योमो काफी हैरानगी से कहने लगता है तुम्हारा गोल था अब नहीं। हिनमारू सुमो आगे से कहता है जाहिर सी बात है अब मेरा गोल इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, ना कि सिर्फ अब में बल्कि अब हमारी पूरी टीम जापान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाएगी। ये सुन के सारे लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठते। ये सुन के ओज़की ये जान जाता अब वो अपना सर झुका के रिहितो से रिक्वेस्ट करता एज अ कैप्टन प्लीज हमारे ग्रुप के कोच खिलाओ। हम तो ज्यादातर उशो से उम्मीदें लगा बैठे थे जो कि अच्छी बात नहीं है। उशो ने बिल्कुल सही बात किया है, उशो की बात ठीक है। सिर्फ उशो ही नहीं बल्कि अब हम भी जापान के बेस्ट खिलाने चाहिए। तो फिर करीहितो भी मुस्कुराते हुए डेविल सी लुक से कहने लगते हैं तो ठीक है फिर कल अपने आप को कमर तोड़ ट्रेनिंग के लिए तैयार रखना। तो हाँ यार ये एपिसोड कहने को जा रही है कि आगे दमदार टूर्नामेंट शुरू होने को जा रहा है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।